ये है आपका नया चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है कैपिटल गेन। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हो, उससे अगर पूछा जाए कि भाई ये बताओ टैक्स में सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ होती है, तो वो एक दो चैप्टर्स का नाम लेता है, जिसमें एक पीजीबीपी होता है, एक कैपिटल गेन होता है, एक टीडीएस होता है बेसिकली। और फाइनल वाले उसमें ऐड कर देते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन, दैट्स इट। इसके अलावा हमें नहीं लगता टैक्स में कहीं कोई दिक्कत आती है, किसी भी स्टूडेंट को नॉर्मली आती होगी, माइट बी बिल्कुल आती होगी। लेकिन हाँ, ये वो कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जहां पर बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, चाहे वो फर्स्ट टाइम रीडिंग कर रहे हो, सेकंड टाइम कर रहे हो। एज एंड व्हेन दे स्टार्ट और पिक दीज टाइप ऑफ चैप्टर्स, दे लर्न समथिंग न्यू ऑलवेज। उनको कुछ ना कुछ हमेशा पता चलता रहता है, कुछ ना कुछ हमेशा। अगर आप 10वीं 12वीं पढ़ रहे हो ना, देन ऑल्सो यूल गेट समथिंग न्यू इन दैट चैप्टर। चलिए देखते हैं क्या है इस कैपिटल गेन में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हर एक चैप्टर स्टार्ट हुआ, चाहे सैलरी हुआ, तो उसमें हम लोग एक चार्जिंग सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 15। अच्छा, उसके बाद फिर एक नया चैप्टर या हेड ऑफ इनकम स्टार्ट होता है। अच्छा, हमारे यहाँ एक बात बताओ आप लोग, कितने सोर्स ऑफ इनकम है हमारे पूरे इनकम टैक्स में? कितने सोर्स ऑफ इनकम है? पहला पहला सोर्स ऑफ इनकम क्या है? अच्छा, दूसरा? अच्छा, तीसरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है? नेक्स्ट? और पांचवा सोर्स ऑफ इनकम क्या है? अरे मेरे लाल, सोर्स ऑफ इनकम अनलिमिटेड हो सकते हैं, वहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। दीज आर द हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ नहीं है, हेड्स ऑफ इनकम है। तो पहले तो ये हमेशा आप लोग दिमाग में निकालें कि ये सोर्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम एक होते हैं, दोनों अलग होते हैं। सोर्स ऑफ इनकम, मेरे पास 5 कैपिटल एसेट है, मैंने पांचों कैपिटल एसेट को अलग अलग टाइम पर सेल किया। आई हैव 5 डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम, बट ऑल द इनकम फॉल्स अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम। मेरे पास 3 डिफरेंट तरह के बिजनेसेस हैं, मेरे पास 3 डिफरेंट तरह के बिजनेसेस हैं। वो मेरे 3 अलग सोर्स ऑफ इनकम हो गए, लेकिन हेड ऑफ इनकम एक हो गया। मैं 2 जगह से सैलरी पाता हूं, एक फुल टाइम एक पार्ट टाइम। तो वो हमारी 2 सोर्स ऑफ इनकम हो गई, लेकिन हेड ऑफ इनकम एक हुआ। अगर अदर सोर्स की बात की जाए, तो नंबर बन जाएगी, लिस्ट बन जाएगी इनकम्स की। बैंक हो गया, फ्रेंड्स एंड इंटरेस्ट लेना हो गया, डिविडेंड हो गया, यूटीआई की रेवेन्यू हो गई, मींस मींस अलग अलग तरीके की इनकम से स्टार्ट हो जाती है, पॉलिटिकल पार्टी का ये वो सब। तो कहने का मतलब ये कि सोर्स ऑफ इनकम अनलिमिटेड होते हैं, हेड्स ऑफ इनकम 5 होते हैं। मैंने आपसे कहा कि क्या कितने सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, मैक्सिमम लोगों ने स्टार्ट कर दिया सोर्स ऑफ इनकम और हेड्स ऑफ इनकम को गिनाना उसी में ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको सेक्शन 15 बताया था सैलरी में, ये चार्जिंग सेक्शन होता है। सेक्शन 22 बताया गया था हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 28 बताया गया था पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन। आज आज हम लोग सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 की बात करेंगे। ये कैपिटल गेन का हमारा चार्जिंग सेक्शन होता है। चलिए सब सेक्शन 1 नहीं लिखते हैं, 45 ही रहने देते हैं, अदरवाइज 45 बहुत लंबा चौड़ा सेक्शन है। 45 की ही बात करते हैं, ये कैपिटल गेन होता है। इज इट क्लियर? चलिए, क्या है सेक्शन 45 सेक्शन 1 में? दीप्ति बाबू आप पे नहीं चलाएंगे मेरे लाल। चलिए, हाँ, तो हमारे पास ये कैपिटल गेन है क्या? अगर हम देखें तो कैपिटल गेन के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है। देयर आर 2 कंडीशंस। द फर्स्ट, देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट एंड देयर मस्ट बी अ केस ऑफ ट्रांसफर। अगर ये 2 कंडीशन पूरी होती हैं, तो इनसे इनसे होने वाला जो भी फायदा होगा, इनसे होने वाला जो भी प्रॉफिट होगा, या इनसे होने वाला जो भी गेन होगा, वो हमारा कैपिटल गेन कहलाएगा। इज इट क्लियर? पक्की बात है?
अगर मैं आपको बोलूं सेक्शन 45, तो आप क्या बोलेंगे? उसको हम एक चार्जिंग सेक्शन की लिस्ट दे देंगे, लेकिन बिफोर गोइंग टू द चार्जिंग सेक्शन वी आर नीडेड टू नो दैट किस तरह की इनकम हमारी टैक्सेबल होती है कैपिटल गेन में। there must be two conditions which are needed to be fulfilled. The first one, there must be a capital asset and capital asset must be transferred. यानी कैपिटल एसेट होनी चाहिए और ट्रांसफर होना चाहिए, कैपिटल एसेट होनी चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, कैपिटल एसेट होनी चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन पूरी होती हैं तो हमारा जो भी प्रॉफिट आएगा या गेन आएगा, लॉस नहीं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? अरे मेरे लाल, प्रॉफिट और गेन में पॉजिटिव प्रॉफिट भी आता है, निगेटिव गेन, तो पॉजिटिव गेन भी आएगा और निगेटिव गेन भी आएगा। तो यहां प्रॉफिट की भी बात हो रही है और लॉस की भी बात हो रही है। यहां प्रॉफिट की भी बात हो रही है, लॉस की भी बात हो रही है। तो गेन को देख करके ये नहीं कि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट पोर्शन ओनली, लॉस को हम लोग छोड़ देते हैं ना, प्रॉफिट एज वेल एज लॉसेस, लेकिन उनको हम पॉजिटिव गेन और निगेटिव गेन का नाम देते हैं। अब तो क्लियर है। चलिए सेक्शन 45 की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल है, सीधे कहता है, जरा ढंग से आप लोग सुनेंगे। एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम, हाँ ठीक है, कोई भी प्रॉफिट या गेन जो अराइज होता है, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट। तो मैंने कहा दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए, कैपिटल एसेट होनी चाहिए और ट्रांसफर होना चाहिए। तो एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन in the same previous year in which the transfer took place। ओ सर, इसका क्या मतलब हुआ? आएंगे, सारी कहानी इसी के पीछे है। ये इसीलिए सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 में लिखा है। इसके आगे के सब सेक्शंस को हम पढ़ने लगेंगे ना, वो एक्सेप्शंस की बात करना स्टार्ट कर देगा। किसकी बात करना स्टार्ट कर देगा? एक्सेप्शंस की बात करना स्टार्ट कर देगा। यानी अगर हम कहें not charged to tax in the same previous year, there are so many exceptions, there are so many exceptions, तो उसके लिए हमें सेक्शन 45 के डिफरेंट सबसेक्शंस को देखना पड़ेगा। अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, एक नॉर्मल सी दिमाग में बात बैठा ले। सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 कहता है एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर दैट कैपिटल गेन इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस और टेकन प्लेस। चलिए सर, ठीक है सर, यहां तक तो समझ में आ गई हमको। यानी दो कंडीशन पूरी करनी है, कैपिटल गेन के लिए एक कैपिटल एसेट होना चाहिए और ट्रांसफर होना चाहिए। सर ठीक, अगर हम बात करें कि कैपिटल एसेट क्या होती है और ट्रांसफर क्या होता है, हमें ये तो पता चल गया कि कैपिटल गेन होने के लिए इन दो कंडीशंस का होना जरूरी है। तो कैपिटल एसेट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। कैपिटल एसेट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2। बेसिकली सेक्शन 2 के साथ सब सेक्शंस नहीं आता, वहां क्लॉज बोला जाता है, क्लॉज 14। और ट्रांसफर के लिए बोला गया सेक्शन 2 क्लॉज 47। ये डेफिनेशन दी हुई है यहां पर, ये डेफिनेशन दी हुई है यहां पर, सेक्शन 2 क्लॉज 14 एंड सेक्शन 2 क्लॉज 47। ये डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 214, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर अंडर सेक्शन 247। सर क्या मतलब है कैपिटल एसेट का? अच्छा देखिए, इस बार इसमें एक अमेंडमेंट आया है, आपको शुरू में ही एक अमेंडमेंट मिल गया, अच्छा खासा एक अमेंडमेंट क्लास के स्टार्टिंग में ही मिल गया। ये है अमेंडमेंट एज पर द फाइनेंस एक्ट 2021। देखेंगे क्या है। बेसिकली ये वाला भी पहले क्या होता था, पहले अगर हम पुरानी बात करें तो केवल ये एक लाइन आती थी और उसके बाद हम लोग ये स्टार्ट कर देते थे। कुछ समय बाद, अभी 4 साल पहले, होप सो, हाँ 4 साल पहले के आसपास ये ऐड किया गया और इस साल इसको ऐड किया गया है। ठीक है ना? क्या है ये पॉइंट्स, जरा हम उनकी बात करते हैं। अगर कैपिटल एसेट की बात करें तो किन चीजों को हम कैपिटल एसेट बोलेंगे? मैंने क्या बोला भाई? डेफिनेशन में तो यही ना बोला जाएगा कि आप किन किन चीजों को कैपिटल एसेट बोलेंगे। ये फर्नीचर मेरा कैपिटल एसेट है या नहीं, ये बिल्डिंग मेरी कैपिटल एसेट है या नहीं, हाँ या ना? अच्छा, ये मशीनरी मेरी कैपिटल एसेट है या नहीं, ये कार मेरी कैपिटल एसेट है या नहीं, ये मेरा कैमरा कैपिटल एसेट है या नहीं, लैपटॉप मेरी कैपिटल एसेट है। मींस अब आप गाना गाना शुरू कर दो कैपिटल एसेट का, ये गुडविल, ये पेटेंट, कॉपीराइट, अब आप गाना गाना स्टार्ट करो, कॉपी की कॉपी भर जाएगी, एसेट का नाम खत्म नहीं होगा। तो इंस्टेड ऑफ
trying to make you understand with the positive definition, they given you a exclusive definition. Exclusive means कुछ चीजें हटा दी गई कि these are not the capital asset, these are not the capital asset. ये कैपिटल एसेट की कैटेगरी में शामिल नहीं होते, ये कैपिटल एसेट की कैटेगरी में शामिल नहीं होते। इस लिस्ट में जितनी चीजें मैं बताऊंगा ना, वो चीजें आप हटा दो, इनको हटा दो, बाकी जो बचा, मैंने क्या बोला, बाकी जो बच गया वो सब आपका कैपिटल एसेट कहलाएगा। सोचो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन कितनी वाइड है। तो इफ अगर हमारे सामने कोई केस आता है तो हम ये केवल एक्सक्लूजन वाली डेफिनेशन देख लेंगे कि ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, अच्छा इसमें तो नहीं आया, चलो चलो ये कैपिटल एसेट है, सो सिंपल। लेकिन उसके पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि जो मेरे घर में मेरी मोटरसाइकिल पड़ी हुई है, क्या वो कैपिटल एसेट है? क्या मेरा घर जिसमें मैं रह रहा हूं, क्या वो कैपिटल एसेट है? क्या वो जमीन जहां मैं अपना घर बना रहा हूं वो कैपिटल एसेट है पर्सनल यूज के लिए? अच्छा, क्या वो ज्वेलरी जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो कैपिटल एसेट है? अब इससे ये तो समझ में मुझे आ गया, ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप लोगों के दिमाग में ढेर सारे कंफ्यूजन हैं। एवन तो आपने इसकी एक बार स्टडी कर रखी है, जो हाँ या ना का जवाब आया बिल्कुल सब एक दूसरे से कंट्राडिक्ट कर रहा है। पर्सनल घर है तो भैया वो कैपिटल एसेट नहीं है, ज्वेलरी है तो वो कैपिटल एसेट है। ये आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्योंकि ज्वेलरी को आपने अलग से पढ़ रखा है, इसलिए दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज जा रही है। फिलहाल मैं ये मानकर चलता हूं आपको कुछ नहीं आता। चलिए कैपिटल एसेट को डिफाइन करते हैं। कहा गया ऑल द मूवेबल, मैंने क्या बोला, ऑल द मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स, वेदर, ओ मैंने कहा सारी की सारी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज हमारी कैपिटल एसेट होती हैं। सारी की सारी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज हमारी कैपिटल एसेट होती हैं, चाहे वो मेरे बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। whether those assets are connected with the asset of the SSC, business of the SSC or not, all the movable or all the immovable properties, whether those assets or whether those capital assets are connected with the business of the SSC or not, shall be the capital asset, but does not include the following। क्या बोला? but does not include the following। सारी चीजों को आप कैपिटल एसेट मान लो, इन चीजों को हटा दो। सारी चीजों को कैपिटल एसेट मान लो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो पर्सनल हो चाहे ऑफिशियल हो, डजंट मीन एट ऑल। हम कोई डिफरेंस करेंगे ही नहीं। अगर हमसे कोई पूछा जाएगा तो फर्स्ट साइड पे तो हम यही कहेंगे कि हाँ कैपिटल एसेट होती है, लेकिन इस इन एसेट्स को आप हटा दो। सर किन एसेट्स को आप हटाने की बात कर रहे हैं? थोड़ा ठांड रखो, 2 मिनट में आ जाएगा किन किन एसेट्स को हटाने की बात करेंगे। लेकिन स्पेशली ये दो चीजें और शामिल की गई हैं, ये भी कैपिटल एसेट है। एक चीज तो ये समझ में आई, सारी की सारी मूवेबल और सारी की सारी इमूवेबल चीजें हमारी कैपिटल एसेट होती हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, तो कोई भी मूवेबल हो या इमूवेबल हो, ठीक है। दूसरा, ये जो सेकंड आया, ये बेसिकली एफआईआईज को बेनिफिट देने के लिए आया। जो एफआईआईज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते थे, अगर वो कोई स्टॉक, अगर वो कोई सिक्योरिटी अपनी ट्रेडिंग के लिए रखते थे, किसके लिए रखते थे, किसके लिए रखते थे, ट्रेडिंग के लिए रखते थे, तो उसको हम लोग पीजीबीपी में ले जाते थे, तो उनको बड़ी दिक्कत होती थी। तो गवर्नमेंट ने सीधे कहा ना, हम एक काम करते हैं, जितने भी एफआईआईज हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो कोई भी सिक्योरिटी हेल्ड करते हैं, तो एफआईआईज अगर हेल्ड करते हैं एनी सिक्योरिटी which has invested in such security in accordance with the SEBI regulation, तो बट ऑब्वियस है कोई भी एफआईआईज जब भी इन्वेस्ट करेगा वो सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से ही करेगा, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो चलिए उसके हिसाब से इन्वेस्ट करेगा। अब ये फालतू की बात हटा देते हैं, हम केवल इतना जानते हैं कि अगर कोई एफआईआईज किसी भी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा तो वो उसकी कैपिटल एसेट मानी जाएगी। ओ स्पेशली बोला है, ये कैपिटल एसेट का मतलब ये है, इसका मतलब अगर कोई एफआईआईज सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने का भी काम करेगा, क्या करेगा, ट्रेडिंग का भी काम करेगा, बावजूद इसके हम उसको कैपिटल एसेट की कैटेगरी में रखेंगे, ना कि उसको हम पीजीबीपी में ले जाएंगे उसके प्रॉफिट और लॉस को। गॉट इट? तो ये एक अलग से एक एक्सेप्शन दे दिया
उसी में ही साथ में कि भाई ये सारी एसेट जो अब हम लिस्ट बताएंगे वो तो कैपिटल एसेट है ही हैं, जो हम लिस्ट बताएंगे उसको छोड़कर बाकी सारी चीजें कैपिटल एसेट है ही हैं। ये जो कैपिटल एसेट में नहीं आती थी चीजें, जिसको आप कभी कभी पीजीबीपी में भी ले जाते थे अगर वो ट्रेडिंग के हिसाब से होती थी, तो भी उसको अब वहां मत ले जाओ, यहां ले आओ। ठीक है सर, हम तो समझ गए। तीसरा जो इस बार से ऐड किया गया है, बेसिकली हम इसके पीछे ऐड करने का इंटेंशन बता दें क्यों गवर्नमेंट ने इस चीज को यहां पर ऐड किया। अच्छा, इनकम टैक्स के पीछे का लॉजिक या इंटेंशन क्या है ये मालूम है आप लोगों को? मैंने बताया होगा, कभी बेसिक्स में नहीं बताया तो ढंग से सुन लें। इनकम टैक्स को बनाने के पीछे का या लगाने के पीछे का इंटेंशन ये है कि भाई सर एक बात बताइए, डायरेक्ट टैक्स में ना गवर्नमेंट को इतनी रेवेन्यू नहीं होती जितनी इनडायरेक्ट टैक्सेस से होती है, तो इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग द डायरेक्ट टैक्सेस वी मस्ट ट्राई टू गो विद द इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसी में 1% रेट बढ़ा दे गवर्नमेंट, 2% सारी चीजों का रेट बढ़ा दे और इनकम टैक्स को खत्म कर दे, सारा का सारा कंपनसेट हो जाएगा। दिमाग में नहीं आता क्या ऐसा ख्याल? दिमाग में ऐसा ख्याल आता है कि नहीं कि गवर्नमेंट ने ये अलग अलग डिफरेंट टैक्सेस क्यों रखे हुए हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी? क्यों ना गवर्नमेंट क्या करे कि डीटी को हटा दे। वैसे भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू कंपैरेटिवली जीएसटी के मुकाबले बहुत कम होती है इनकम टैक्स में, तो गवर्नमेंट इसको हटा दे। अगर जीएसटी के 1% रेट को भी बढ़ा दे, 2% रेट को भी बढ़ा दे, एक पूरा का पूरा टैक्सेशन सिस्टम और उसका एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, तो गवर्नमेंट को फायदा ही होगा उससे अल्टीमेटली। हाँ, तो क्या ऐसा सोचा जा सकता है? नहीं सोचा जा सकता? बीच बीच में इस तरह की बातें आती भी हैं। लेकिन गवर्नमेंट तो उल्टा डायरेक्ट टैक्स कोड लाने के फिराक में है। किसके? डायरेक्ट टैक्स कोड। यानी अब आपका जल्द ही, अगर ये सब प्रॉब्लम नहीं आई होती आपकी कोरोना वगैरह की 2 साल से, तो अब तक शायद हम लोग का ये फाइनेंशियल ईयर कन्वर्ट हो गया होता, कैलेंडर ईयर कन्वर्ट हो गया होता। फाइनेंशियल ईयर अब हम लोग नहीं पढ़ रहे होते, अब तक हम लोग पढ़ रहे होते, या आने वाले 1-2 साल में हो जाता कि 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर को एंड होगा। मैंने क्या बोला? कैलेंडर ईयर के हिसाब से हम लोग काम कर रहे होते। दूसरा कि डायरेक्ट टैक्स कोड की भी कोशिशें काफी तेजी से चल रही थी, जो कि अब रुक गई हैं। क्या है इस डायरेक्ट टैक्स कोड में वो अभी मैं बिल्कुल नहीं बताने जा रहा, लेकिन ये दिमाग में ये ख्याल आता है कि क्यों नहीं गवर्नमेंट हटा देती है। इसके पीछे रीजन है सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट। नाम सुना है कभी? गवर्नमेंट कभी भी इस बेसिस पर काम नहीं करती कि फायदा हो रहा है तो बिजनेस करो, घाटा हो रहा है तो बंद करो। अरे आपको पोलियो की दवा लगाने में गवर्नमेंट का क्या फायदा था? फ्री में लगी ना, फायदा क्या हुआ? ये जो सिविल हॉस्पिटल्स चलते हैं, 1 रुपए या फ्री में दवाइयां और पूरा का पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर गवर्नमेंट को इतना ही फायदे और नुकसान की चिंता होती तो गवर्नमेंट ने अब तक सिविल हॉस्पिटल्स बंद कर दिए होते। ये मेडिकल कॉलेजेस, सिविल हॉस्पिटल्स और ये पीजी कॉलेजेस नहीं बन रहे होते। अच्छा, इसके एम्स वगैरह भी नहीं बन रहे होते। अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट क्या सोचती है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन का बेनिफिट दें, वहीं पर प्राइवेट जर्नी करते हैं प्राइवेट चीज़ों से, मीन्स रोडवेज वगैरह की गाड़ियों से तो बहुत महंगी होती हैं, लेकिन वहीं पर आप स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की ओर से जाते हो तो बहुत सस्ते में हो जाता है। तो गवर्नमेंट को अगर फायदा या घाटा ही देखना होता तो गवर्नमेंट बंद कर चुकी होती इन सब चीज़ों को। बात समझ में आई या नहीं आई? यहाँ पर भी गवर्नमेंट क्या कहती है? यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है कि हमें रॉबिन हुड बनना है। रॉबिन हुड कैसे बनना है? अमीरों से पैसा लेकर के गरीबों में बांटना है। ये प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स है, जबकि जीएसटी वगैरह हमारे रिग्रेसिव नेचर या रिग्रेसिव अप्रोच के टैक्सेशन होते हैं। ये प्रोग्रेसिव बेसिस का है कि जिसकी जितनी ज्यादा कमाई होगी उससे उतना ज्यादा टैक्स लेंगे, जबकि जीएसटी कहता है एक भिखारी भी उतना ही ब्रेड पर टैक्स देगा जो एक करोड़पति देगा। अगर एक करोड़पति एक ब्रेड खरीद रहा है 10 रुपए की, तो उसको भी 2 रुपए जीएसटी देना है, मान लेते हैं। और एक अगर भिखारी या बहुत गरीब है कोई, उसको भी 10 रुपए की ब्रेड पर 2 रुपए का टैक्स देना है। देखो ना, वहां पर कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। जबकि यहाँ का पर्पज ये है कि हम सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट रखेंगे, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड काम करेंगे। इस टैक्स से अमीरों से पैसा लेंगे और गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उनकी इनकम का जो डिफरेंस है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, तो वो जो डिफरेंस जनरेट हो रहा है उस डिफरेंस को हम कम करने की कोशिश करेंगे। उसके पर्पज से ये बनाया गया। मान लो जो इंडिया का सबसे अमीर होगा वो इन कैटेगरीज में है, ये सबसे हायर इनकम ग्रुप है, ये हायर इनकम ग्रुप है। धीरे धीरे लो कैटेगरी में हम लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे लो कैटेगरी में आ रहे हैं। हम लोग अभी कहीं नहीं है, मान लेते हैं हम लोग कहीं यहाँ पर आ गए। अच्छा, गवर्नमेंट क्या करती है?
गवर्नमेंट क्या करती है, मान लेते हैं इन सबसे टैक्स वसूला और इतना पोर्शन टैक्स निकल गया, मान लेते हैं इस टैक्स को यहां फिल करने में यूज होता है, इस अमाउंट को यहां फिल करने में उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट में, वो अमीर का बच्चा किसी बड़े कॉलेज में पढ़ रहा होगा तो ठीक है, गरीब के बच्चे को भी एक लेवल पर ले आकर उसको पढ़ाओ। मेरी बात समझे या नहीं समझे? एक अमीर अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है हॉस्पिटल में तो एक गरीब का भी ट्रीटमेंट होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये इसका मेन बेनिफिट है। अब बताओ क्या इनकम टैक्स को हटा दें अगर घाटा हो रहा है या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट अधिक है तो हटा दें? अच्छा चलिए ठीक, अब समझ में आया, बहुत बढ़िया। अच्छा, गवर्नमेंट ने इसके लिए बनाया था। अब ये जो सेक्शन में अमेंडमेंट आया है इसी कारण हमको ये बताना पड़ रहा है, नहीं तो अब तक मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में ही हमारा ये क्लियर हो जाता था इंट्रोडक्शन में। अब जो एक सिस्टम था, गवर्नमेंट ने कहा था लोगों को कि भाई आप अपने बीमार पड़ते हैं, आप तबीयत खराब होती है, आपका एक्सीडेंट होता है तो आप हमारे ऊपर डिपेंड रहते हैं, रिटायरमेंट होते हैं हमारे ऊपर डिपेंड। अरे भैया आप सेल्फ डिपेंड रहो, सेल्फ रिलाय करो, आप इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में पैसा डालो। अच्छा, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की जब बात आती है तो हमारे दिमाग में आता है इंश्योरेंस। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो सबसे पहले लोग यही बोलते हैं इंश्योरेंस पे पैसा। इंश्योरेंस में लाइफ सिक्योर होती है या इन्वेस्टमेंट होता है? हाँ, अब देखो ना हम लोग का दिमाग कितना हिप्नोटाइज कर दिया है मार्केट ने पूरी तरह से। जबकि इंश्योरेंस का मतलब ये होता था कि इंश्योरेंस का मतलब लाइफ कवरेज, ये मतलब होता था। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि इसको हम लोग कहते हैं प्योर रिस्क या प्योर रिस्क कवरेज या प्योर इंश्योरेंस, इसका एक और नाम है प्योर इंश्योरेंस। आज भी इसको इसी नाम से जाना जाता है। अच्छा, जो आज की डेट में आ गया, लोग क्या करते थे, इंश्योरेंस में पैसा डालते थे, अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करते थे। तो कंपनियों ने सोचा चलो एक काम करते हैं, दोनों को मिला देते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस कर देते हैं। तो इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट की एक स्कीम लाई गई जिसको हम लोग कहते हैं यूलिप। नाम सुना है? इसको कहते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। आज की डेट में अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट आपके पास आता है, दे नेवर टेल यू अबाउट टू गो विद दिस वन, दे नेवर टेल यू, वो कभी नहीं बताएंगे आप इसमें जाइए, वो हमेशा बताएंगे आप इसमें जाइए, हर महीने आप 20,000 देंगे ना आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, ठीक है, दैट इज देयर ओन बिजनेस, हम उनके बीच में नहीं जा रहे, सही गलत सब बात की बात है। लेकिन हाँ, ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया, ये बहुत ज्यादा चलने लगा। तो अब पर्पस क्या था इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का, कि गवर्नमेंट चाहती थी वो एक गरीब आदमी भी जो है अगर रिटायरमेंट पहुंच रहा है, गरीब आदमी भी अगर अपनी लाइफ को थ्रेट के तौर पर दे रहा है तो अपने जाने के बाद अपने बच्चों को कुछ दे करके जाए तो लाइफ कवर हो गया, तो मिडिल क्लास का भी बंदा इस बेनिफिट को उठा सके, इसको कहा गया यूलिप। अब लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने लगे, लेकिन ये बेसिकली एक नॉर्मल या एक मिडिल क्लास के लिए था। अब जो इसका फायदा उठाने लगे ना, वो हायर क्लास की इनकम के लोग फायदा उठाने लगे, जिनकी इनकम करोड़ों में है वो भी इसमें पैसा लगाने लगे। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया तुम एक काम करो, हम तुम्हें एक लिमिट तक ही बेनिफिट देंगे, इसके ऊपर का बेनिफिट नहीं देंगे, हम एक लिमिट तक ही बेनिफिट। अब इतने सालों बाद दिमाग खुला कि हम एक हायर ग्रुप को भी ये बेनिफिट दे रहे हैं। बेसिकली देयर वाज नो इन सच टाइप ऑफ इंटेंशन टू गिव द बेनिफिट टू हायर क्लास इनकम ग्रुप, बट यस गवर्नमेंट दे रही थी, अब तक पता नहीं चला या जो भी हो। आज की डेट में अब गवर्नमेंट को समझ में आया कि 1 फरवरी 2021 के बाद, कब ये सिस्टम किया गया कि जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा इसमें 2,50,000 से एक्सेस कितना पर एनम, पर एनम अगर 250 से अधिक तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला, आपको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला, यही बताया गया है इसमें, जरा ढंग से सुने। एनी यूनिट लिंक्ड इसके लिए पूरा एक लेक्चर चलेगा, उसमें हम इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे जनरेट होती है वो अलग से बताएंगे, अभी हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये पूरा अलग से सिस्टम बना हुआ है और बहुत बढ़िया है। इसके में सेक्शन 45 में भी अमेंडमेंट आया है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 तो आप देख ही रहे हैं, ये सामने अमेंडमेंट चल ही रहा है। तो अभी ट्रांसफर में मतलब अलग अलग जगहों पर अब आपको इसके अमेंडमेंट दिखने शुरू हो जाएंगे। चलिए, एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, तो यूलिप बोल सकते हैं ना इसको। तो अगर कोई यूलिप है जिसको एग्जेम्पशन मिला हुआ है अंडर सेक्शन 1010D, जिसको गवर्नमेंट अब तक बेनिफिट देती थी सबको, उनमें से कुछ को हटा दिया, डज नॉट अप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द फोर्थ एंड फिफ्थ प्रोविजो। तो गवर्नमेंट नए प्रोविजो इंसर्ट की है, फोर्थ प्रोविजो, फिफ्थ प्रोविजो, सिक्स्थ प्रोविजो, सेवेंथ प्रोविजो, हमको उन सारे प्रोविजोस को देखना है, अभी हम उनके पीछे नहीं भाग रहे, बस इतना समझ लो, छोटी सी बात मैंने कही। अब फोर्थ एंड फिफ्थ प्रोविजो में क्या लिखा है,
ये लिखा है। फोर्थ एंड फिफ्थ प्रोविजो रिलेट टू पेमेंट और एग्रीगेट पेमेंट, या तो इंडिविजुअल या दो या तीन हो सकता है। कोई बंदा दो पॉलिसी लेकर के रखा हो, नहीं हो सकता दो अलग अलग, एक बजाज का आपने यूलिप ले लिया और आपने एक एचडीएफसी का यूलिप ले लिया, नहीं ले सकते क्या आप? तो अगर अगर पेमेंट है, पेमेंट का मतलब एक सिंगल यूलिप आपने ली है, अगर दो तीन चार का लिया है तो एग्रीगेट पेमेंट ऑफ प्रीमियम एक्सीडिंग ₹2,50,000 इन केस ऑफ यूलिप इश्यूड ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021। तो फोर्थ और फिफ्थ प्रोविजो कहते हैं ठीक है 2.5 लाख तक का अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कम वाला होगा उसको हम बेनिफिट दे देंगे, बात खत्म। मैंने फिर बोला अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करता है यूलिप स्कीम में और प्रीमियम अकेले या सब यूलिप का मिला करके 250 से अधिक हो जाता है, तो अब आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला। जो हम एग्जामिशन अभी तक मानते थे अंडर सेक्शन 1010D, अब वो एग्जामिशन आपको वहां नहीं मिलेगा। बेसिकली इसका टैक्स ट्रीटमेंट जानते हैं कि हाँ क्या माना गया इसको? सोचिए क्या मान लिया गया, सोचिए क्या माना गया, क्या माना गया? कैपिटल एसेट। क्यों 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 क्यों? क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है यहाँ? ठीक है ना, समझ में आई बात? ये कैपिटल एसेट का हिस्सा बन गया। देखा जाएगा इसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे, खूब मजा आएगा इसको देखेंगे। तो फिलहाल अभी हमको आज का पूरा कंसंट्रेशन करना है कैपिटल एसेट और ट्रांसफर। ट्रांसफर की डेफिनेशन हो जाएगी तो बल्ले बल्ले, नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि जितना टॉपिक हो जाए। कैपिटल एसेट में क्या बोला गया, इन तीन चीजों को हम कैपिटल एसेट मानेंगे। इन तीन चीजों को कैपिटल एसेट मानेंगे। एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज वेदर कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द एसएससी और नॉट शैल बी द कैपिटल एसेट, नंबर 1। नंबर 2 बताया गया कि अगर कोई बंदा एफआईआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उसने सिक्योरिटी हेल्ड की हुई है, तो उसको भी हम कैपिटल एसेट ही मानेंगे, भले ही उसने ट्रेडिंग के पर्पज से ले रखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड बताया गया जो इस साल का अमेंडमेंट है कि 1 फरवरी 2021 के बाद अगर आपको यूलिप का पेमेंट करते हैं जिसका पेमेंट या इन एग्रीगेट ऑफ द पेमेंट्स इन एक्सेस ऑफ ₹2,50,000, तो वहां पर इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। 1010D का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको हम कैपिटल एसेट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? अच्छा, तो अब कैपिटल एसेट में आपको एक कैटेगरी और ऐड करनी पड़ी, जिसका एग्जेम्पशन मिलता था, वो बेनिफिट ना मिलकर के हमको क्या मान लिया जाएगा? कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा। तो तीन चीजें समझ में आई, कैपिटल एसेट मान ली जाएंगी, लेकिन एक अलग से डेफिनेशन में ऐड किया गया, इन इन चीजों को आप कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। बेसिकली ये क्लॉज जो है वो इस ए वाले के साथ अटैच्ड है। हाँ बोलिए बाबू। हम्म 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 हम्म। हाँ भाई, क्या दिक्कत है? लेकिन उसकी लिमिट है ना। नहीं नहीं, एग्जेम्पशंस मिलते थे ना, बेनिफिट्स मिलते थे। लाइफ कवर है तो भले ही आपका जो 1.5 लाख की लिमिट है उसके क्रॉस चला गया 80C का, तो ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, लेकिन सेक्शन 10 में जाकर के बेनिफिट्स ले लेते, मैच्योरिटी वगैरह का। ठीक है ना, तो वो बेनिफिट अब नहीं मिल पाएगा आपको। हाँ जी। तो कहने का मतलब, हाँ बोलिए बोलिए। ये बढ़िया है बाबू, ये बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, समझ गए, हम कर देंगे। हम आपकी मार्केटिंग कर देंगे, चिंता मत करिए। ये बहुत बढ़िया है। सीए ऐसे ही थोड़ी कोई बन जाता है, या सीएम में ऐसे ही थोड़ी कोई एफर्ट करता है। हाँ ठीक है, हम शेयर कर देंगे, अभी नहीं अभी नहीं। ठीक है, हाँ चिंता ना करें नितिन। चलिए, तो कैपिटल एसेट में क्या क्या शामिल नहीं है, जरा हम उसके बारे में बात करते हैं। किन किन चीजों को हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे? अरे, हम जिस चीज में बिजनेस कर रहे हैं, डीलिंग कर रहे हैं, स्टॉक इन ट्रेड में, क्या हम उसको कैपिटल एसेट मान लें? हम ट्रक में डील करते हैं, नॉर्मली तो ट्रक मेरी कैपिटल एसेट है, चाहे बिजनेस से रिलेट हो चाहे ना हो।
बुलडोजर उससे उससे रिलेटेड बिजनेस है, भले वो बिजनेस से रिलेट करे, वैसे बुलडोजर बिजनेस से रिलेट करेगा, मान लेते नहीं है पर्सनल है, अपने घर वालों को बुलडोजर में ही घुमाते हैं, तो पर्सनल भी है या फैक्ट्री से रिलेटेड है, जैसे भी है। अब वो हमारा बिजनेस से रिलेट करता है, बोलो ना, बुलडोजर का ही बिजनेस करता हूँ, सामान खरीदना और बेचना, बुलडोजर को ही खरीदता हूँ, बुलडोजर को ही बेचता हूँ, तो क्या मेरा वो कैपिटल एसेट हो गया? नहीं नहीं, वो कैपिटल, क्योंकि वो स्टॉक इन ट्रेड है। लैपटॉप को ही मैं खरीदता हूँ, लैपटॉप को ही मैं बेचता हूँ, तो क्या मेरा वो कैपिटल एसेट हो गया? मेरा काम है, मेरा काम है कैमरा बेचना और खरीदना और बेचना, क्या वो मेरी कैपिटल एसेट हो गई? मशीनरी, फ्लोर मिल मैं खरीदता और बेच, मतलब फ्लोर मिल की मशीनों को मैं सेटअप करता हूं, तो क्या वो मेरे लिए कैपिटल एसेट हो गया? नहीं सर। तो जिस चीज में आप बिजनेस करते हैं, जिसका वो स्टॉक है आपका, उसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, चाहे वो रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो, चाहे डब्ल्यूआईपी से रिलेटेड हो, चाहे कंज्यूमेबल से रिलेटेड हो, चाहे फिनिश गुड से रिलेटेड हो। इज इट क्लियर? लेकिन लेकिन अदर देन सिक्योरिटीज विच आर रेफर्ड इन बी अबव, मैंने बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले कि अगर एफआईआईज के पास कोई सिक्योरिटीज हैं, भले ही वो स्टॉक इन ट्रेड की तरह हो, होने दो उसको, उसको हम कैपिटल एसेट ही मानेंगे, यही तो मैंने बोला थोड़ी देर पहले। चलिए चलिए ठीक है। दूसरा, पर्सनल इफेक्ट्स। ये पर्सनल इफेक्ट्स क्या होते हैं? पर्सनल इफेक्ट्स भी मेरी कैपिटल एसेट नहीं होती, पर्सनल इफेक्ट्स भी मेरी कैपिटल एसेट नहीं होती। जैसे जो मेरे पर्सनल नेचर की चीज, जैसे मैंने कपड़े पहने हुए, ये मेरे पर्सनल है, ये पर्सनल इफेक्ट्स है, इनको हम बेचेंगे तो जो भी आएगा कैपिटल गेन नहीं होगा। पर्सनल इफेक्ट्स, ये जो चेन मैंने अभी अभी ये रिंग, गोल्ड रिंग है, मैंने उतार कर नीचे रखी, ये मेरे लिए क्या है? कैपिटल एसेट है। कैपिटल एसेट है क्या? नहीं सर, ये आपका पर्सनल है। अभी फिलहाल अभी ना 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 ना, अभी अभी आगे नहीं बढ़ने का, आगे नहीं, ये मेरी पर्सनल इफेक्ट है, अभी इतना ही याद रखो, ये मेरी पर्सनल इफेक्ट है, ये कैपिटल एसेट नहीं है। जो मेरे पर्सनल आइटम्स हैं, अच्छा जो मेरा ये लैपटॉप है, ये 3 लैपटॉप है यहां पर, एक मेरा पर्सनल है, 2 मेरे ऑफिशियल है, तो क्या पर्सनल वाला कैपिटल एसेट हो जाएगा? जो आप खाने के बर्तन यूज करते हैं, थाली, कटोरा, चम्मच, वो पर्सनल होता है या कैपिटल एसेट होती है? पर्सनल। और कपड़े, बर्तन, ये कपड़े 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 जो है, अच्छा जो घर पे फर्नीचर रखा हुआ है, फर्नीचर फर्नीचर, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल जो हम अपने घर में यूज करते हैं, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, ये याद रखना, मेरा कोई बिजनेस नहीं, बिजनेस को बाहर में जाए, बिजनेस है ही नहीं मेरा। अब बताओ, अरे बिजनेस है ही नहीं मेरा, मेरा बिजनेस है ही नहीं, पहले तो ये समझो। अब जो मोटरसाइकिल मैंने घर पे रखी हुई है, वो पर्सनल है या कैपिटल एसेट है? अगर बिजनेस होता तो? ऐसे क्यों? ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये गलत है, गलत है, गलत है। अब ढंग से सुने, अब इत्मीनान से 2 मिनट बिल्कुल शांत रहेंगे, पर्सनल इफेक्ट को समझेंगे। नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते, अभी मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई भी चीज जो मैं पर्सनली अपने लिए यूज करता हूं, या मेरी फैमिली का डिपेंडेंट मेंबर पर्सनल यूज करता है उसको, वो पर्सनल इफेक्ट होता है। चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो स्कूटर हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे बेड हो, चाहे अलमीरा हो, चाहे डोर हो, या फिर ज्वेलरी ही क्यों ना हो। अभी 2 मिनट, 2 मिनट कोई नहीं बोलेगा, ज्वेलरी भी मेरी पर्सनल इफेक्ट है, ज्वेलरी भी मेरी पर्सनल इफेक्ट है थोड़ी देर के लिए। अच्छा, कार हो तो? कार भी मेरी पर्सनल इफेक्ट है, अगर हम वो पर्सनल यूज करते हैं, या मेरी फैमिली का जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है वो पर्सनल यूज करता है, तो वो भी पर्सनल इफेक्ट है। अच्छा, बीएमडब्ल्यू कार हो तो? और मर्सिडीज हो तो? बिल्कुल सही है। हम लोग वैल्यू बेस्ड यहाँ पर बात नहीं कर रहे, बस इतनी सी बात कर रहे हैं, अगर कोई एसेट मेरे लिए पर्सनल यूज होती है, या मेरी फैमिली का जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है, मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, वो अगर पर्सनल यूज करता है, तो वो हमारी यानी एसएससी की पर्सनल एसेट्स कहलाई जाएगी, पर्सनल इफेक्ट्स कहलाए जाएंगे।
लेकिन इसमें शामिल नहीं किया गया है पर्सनल इफेक्ट्स में ये चीजें। पर्सनल इफेक्ट्स में से भी इन चीजों को हटा दिया गया। सोचो सोचो सोचो, पहले बोला ये कैपिटल एसेट नहीं है। क्या कैपिटल एसेट नहीं है? ये पर्सनल इफेक्ट्स कैपिटल एसेट नहीं है। फिर बोलता है ये पर्सनल इफेक्ट्स नहीं है, यानी ये कैपिटल एसेट्स हैं। मेरी बात समझ में आई? दो टू माइनस माइनस क्या होता है? ये प्लस होता है। हाँ, तो पहले बोला कि ये कैपिटल एसेट नहीं है, निगेटिव बोला। पहले बोला ये कैपिटल एसेट नहीं है। क्या है? नहीं है, पर्सनल इफेक्ट। कैपिटल एसेट नहीं है, कौन सी चीज? पर्सनल इफेक्ट। फिर बोलता है ये जो पर्सनल इफेक्ट है वो पर्सनल इफेक्ट नहीं माने जाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या माने जाएंगे? तो दो निगेटिव मिल करके फिर पॉजिटिव बना दिए। बात समझ में आई? हाँ। अच्छा। हाँ, कहते हैं ना, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार। तो ना ना में हाँ हो गई, दो बार ना हो गया मतलब हाँ हो गई। तो पर्सनल इफेक्ट ऑफ मूवेबल नेचर डू नॉट इंक्लूड, ये चीज नहीं शामिल होगी। ज्वेलरी, तो अब मैं पहले अंगूठी दिखा रहा था आपको, वो हमारी पर्सनल इफेक्ट होते हुए भी अब कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा ज्वेलरी को तो हम शामिल ही नहीं करेंगे पर्सनल इफेक्ट में। ज्वेलरी को शामिल ही नहीं करेंगे पर्सनल इफेक्ट में। भले ही आप कहें मेरे पर्सनल यूज में है, कहने दो, ज्वेलरी को हटा दिया गया है। दूसरा, अब ज्वेलरी कितने तरह की होती है वो देखो, नीचे डेफिनेशन दिया है ज्वेलरी में क्या क्या शामिल होगा, आएंगे। अच्छा, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, आपने देखा होगा कई लोगों को पुरानी चीजों को, एंटिक पीस को अपने पास इकट्ठा करते हैं ना, वो आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन हो गए। ड्राइंग्स हो गए, ड्राइंग्स, कई लोगों के पास आप घर पे जाए तो बड़ी बड़ी पेंटिंग रखी रहती है। कितने की पेंटिंग है? 5 लाख की खरीदी है। कितने की पेंटिंग खरीदी? 5 लाख की। क्या समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मॉडर्न आर्ट है। अब वो 5 लाख की पेंटिंग खरीद करके आ गया, हमें तो नहीं समझ में आया 5 लाख की पेंटिंग क्यों दी, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, इसी तरह पेंटिंग्स हो गई, ड्राइंग्स हो गई, पेंटिंग्स हो गई, स्कल्पचर्स हो गए, और एनी वर्क ऑफ आर्ट, आर्ट वर्क, साइंटिफिक वर्क भी इसमें कह सकते हैं। ये हमारे कैपिटल एसेट हो जाते हैं, क्योंकि ये पर्सनल इफेक्ट नहीं। आपने अपने ड्राइंग रूम में एक रखी है ड्राइंग, ड्राइंग रूम में पेंटिंग लगा रखी है, ड्राइंग लगा रखी है, स्कल्पचर्स लगा रखे हैं, या फिर आपने आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन जो सजाने के सामान होते हैं पुराने जमाने के, एंटिक पीस वगैरह, ज्वेलरी है आपकी, उनको हम नहीं मानेंगे, या कोई साइंटिफिक वर्क है उसको हम नहीं मानेंगे पर्सनल इफेक्ट, उसको हम कैपिटल एसेट मान लेंगे। चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं दोबारा। हमने कहा कैपिटल एसेट में क्या क्या शामिल होता है? एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, एनी काइंड, ठीक है, चाहे वो मूवेबल हो, चाहे वो मूवेबल हो, क्या बात है, चाहे वो मूवेबल हो, चाहे वो इमूवेबल हो। अच्छा, दूसरा मैंने कहा कि जो एफआईआईज अपने पास रखते हैं स्टॉक, और तीसरा मैंने कहा जो इस साल का अमेंडमेंट है, क्या है? ये तीन चीजें, बशर्ते यूलिप वाला इन एक्सीडिंग रुपीज 2,50,000, ठीक है ना? अच्छा, एक बात बताओ, ये हमारे तीनों कैपिटल एसेट है। जब बोला गया था एनी काइंड ऑफ कैपिटल एस, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, तो एनी काइंड में कहा गया डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड। क्या क्या चीज हटाई गई? पहला, हाँ, ज्वेलरी नहीं, स्टॉक इन ट्रेड। ढंग से सुनी, म्यूट कर ले बाबू। पहला क्या है? स्टॉक इन ट्रेड, वो हम शामिल ही नहीं करेंगे, ये हमारा शामिल ही नहीं होगा कैपिटल एसेट में। दूसरा मैंने बताया पर्सनल इफेक्ट, और इसमें कहा गया कि जो आपके पर्सनल नेचर की चीजें होती हैं उनको हम पर्सनल इफेक्ट मानेंगे, उनको कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। लेकिन फिर कहा इसके आगे डज नॉट इंक्लूड। कौन कौन सी चीजों को फिर हटाया गया?
सबसे पहले ज्वेलरी, आर्चियोलॉजिकल कलेक्शन है ना। अच्छा, इसके बाद किस, ड्राइंग हो गई, पेंटिंग हो गई, एनी आर्ट ऑफ वर्क, या कह सकते हैं साइंटिफिक वर्क भी इसमें शामिल हो जाएगा। चलिए, ये चीजों को शामिल नहीं किया गया सर, ये तो समझ में आ गई, लेकिन अब इसके पीछे दो कहानियां हमको आपको डिफाइन करनी है, वो भी इसके रेफरेंस में। ज्वेलरी बोले, एक गरीब होती हैं, एनी काइंड, चाहे वो बिजनेस में हो ना हो, बिल्कुल ठीक है, क्या दिक्कत है। अगर कार मेरी पर्सनल है, पर्सनल मेरे यूज में होती है, या मेरे डिपेंडेंट फैमिली मेंबर के लिए यूज होती है, पर्सनल यूज होती है, पर्सनल इफेक्ट है। लेकिन अगर उसके अलावा यूज होती है, तो इसका मतलब बिजनेस में यूज होती होगी, किसी और जगह यूज होती होगी, तो वो हमारा पर्सनल इफेक्ट नहीं माना जाएगा। तो दो कारें हैं, एक बिजनेस में यूज होती है, एक पर्सनल, तो पर्सनल वाली पर्सनल इफेक्ट है, बिजनेस वाली कैपिटल एसेट है। इज इट क्लियर? नहीं, आप भूल गए, तब सेक्शन 38 याद करिए, पीजीबीपी में मैंने बताया था, पार्टली अगर कोई एसेट पार्टली बिजनेस में यूज होती है, पार्टली पर्सनल यूज होती है, तो एक रीजनेबल पोर्शन आपको निकाल करके डेप्रिसिएशन वहां अलाउ करना पड़ेगा ब्लॉक ऑफ एसेट में। चलिए, अब हो गया, ज्वेलरी पर आते हैं। ये ज्वेलरी का क्या कहानी है, इसके पीछे दो स्टोरीज हैं, कहानी सुनेंगे। पहला केस लॉ है आपका बनारसी लाल, बनारसी लाल कटारी का, और दूसरा केस है एच राणा ये दो केस लॉ हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी, बनारसी लाल कटारिका की। हुआ क्या था इसके केस में, ऐसे ही मिर्च मसाला लगा करके थोड़ा बताएंगे, ये नहीं कि आप उसको रियल स्टोरी मान लेंगे। बनारसी लाल कटारिका के केस में क्या हुआ कि गरीब आदमी था, एक दिन दुखी हो गया अपने जीवन से, इसने अपनी कब्र खुद खोदनी शुरू कर दी। खोदते खोदते अचानक टन से आवाज आई कुदार पे, जमीन से निकाला, तो वहां पे पुराने जमाने का एक संदूक निकला। खोला, तो आंखें चमचमा गई। अभी एक रियल की बात बता दूं, यहीं की है। एक बंदा है, बहुत गरीब था। अब जाहिर सी बात है, दुखी था। उसके पिताजी नेपाल में कहीं काम करते थे, तो एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी बहुत पुरानी नेपाल में, तो सोचा चलो उसको बेच बाच करके खत्म करें। तो बेचने के लिए वो रजिस्ट्री ऑफिस गया वहां पर, ठीक है ना। तो रजिस्ट्री ऑफिस गया, तो कुछ ना कुछ पन्ने खुलते चले गए, उसके पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी वहां निकली, वो बैठे बैठे करोड़पति बन गया। अच्छा, यही चीज इसके साथ हुई। इसके पास निकले, जमीन से खजाना निकला, और ये रियल है, खजाना निकला, मान लेते हैं जमीन से ही निकला। अब इसने इसको बेच दिया। जो सामान निकला था ना, वो चांदी के कटोरे, चांदी के थालियां, चांदी के चम्मच, इस तरह की चीजें निकली थी। उसने इनको बेच दिया और पैसा लिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया कि भैया टैक्स दो, इनकम टैक्स दो। इसके वकील ने जवाब भेजा, ये तो पर्सनल इफेक्ट है। क्या है, क्या है, क्या एग्री करते हो ये पर्सनल इफेक्ट है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पर्सनल इफेक्ट है। आ रहे हैं, 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 हम कवर कर रहे हैं ना, हम बता तो रहे हैं।
तो पूछा गया कैसे पर्सनल इफेक्ट है, तो इसने कहा देखिए भाई, हमारे जो पूर्वज थे, दादा दादी नाना जो भी हो, फोर फादर्स, दे वेयर हैव अ कस्टम, स्टिल वी आर यूजिंग द कस्टम, वी आर इन द सेम ट्रेडिशन, कि जब हमारे पास दिवाली का त्योहार आता है तो उस समय हम भोग चढ़ाते हैं भगवान को, और चांदी के थाली चम्मच खरीदने का एक रिवाज है, आज से नहीं पुराने जमाने से चला रहा है, आज भी हम उस कस्टम को रिपीट पे रिपीट किए जा रहे हैं। हम लोग भगवान को उसी में ही प्रसाद देते हैं, उसके बाद भोग लगता है, हम लोग भी खाना खा लेते हैं। और इनकम टैक्स एक्ट में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि जो आप कपड़ा एक बार पहनो दूसरे दिन भी पहनना जरूरी है, या एक साल में 10 बार पहनना जरूरी है, ऐसा कुछ लिखा है क्या पर्सनल इफेक्ट के लिए? आपने मोटरसाइकिल खरीद ली तो आप साल भर में 10 बार जरूर घर से बाहर निकलोगे पर्सनल यूज करने के लिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? जब नहीं लिखा है तो इसके लिए आप कौन सा रूल लगाने जा रहे हो कि डेली डेली हम उस थाली, चांदी की थाली में खाना खाएं, तभी आप उसको पर्सनल इफेक्ट मानेंगे? अरे ये मेरा पर्सनल इफेक्ट है, हाँ कस्टम है, ट्रेडिशन है, सुप्रीम कोर्ट को भी एग्री करना पड़ा, हाँ बात तो सही है कि जो इसके पास सामान था, जो इसने सेल किया, दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ थाली कटोरा एंड चम्मच, और इसने इसको सेल करके, और वो भी चांदी का, और ये हम लोग का कस्टम है, ये हर कोई जानता है, होता ही है, ठीक है, इसको मान लिया गया पर्सनल इफेक्ट, और जरूरी नहीं कि डेली डेली खाओ। अब ये बात पता चली किसको मालूम है? महाराजा राणा हेमंत सिंह जी को। ये भी आए, अपना खजाने का दरवाजा खोला, बोरे उठाए सिक्के के, चांदी के सिक्के, और बेच दिया। अच्छा, चांदी सोने के सिक्के बेचे, उसके बाद इनकम टैक्स का नोटिस आया, तो इससे पूछा गया भाई इनकम टैक्स लाओ, तो इसके वकील साहब ने वही जवाब बनाया, रिप्लाई दी कि भाई ये तो पर्सनल इफेक्ट है। तो पूछा गया भाई पर्सनल इफेक्ट कैसे है, कोर्ट ने पूछा कैसे है पर्सनल इफेक्ट, तो इसने कहा ये हमारे फोर फादर्स का एक चला आ रहा है कस्टम, कि जब भी कोई त्योहार होता है तो हम लोग जो सोने और चांदी के सिक्के चढ़ाते हैं। वहां पर कोर्ट ने क्या बोला, जरा ढंग से सुने। कोर्ट ने बोला चलो भाई, चांदी और सोने के सिक्के चढ़ाते, जरा भोग लगा कर दिखाओ और यूज करके दिखाओ, इसका खाना कैसे खाओगे, पर्सनल यूज कैसे कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज कि वहां जो केस था बनारसी लाल कटारिका के यहाँ, उसमें आपको थाली, कटोरा और चम्मच मिला था, जिसको उसने प्रूफ किया, और वो भी केवल सिल्वर का, जो हमारा ट्रेडिशन है। गोल्ड के सिक्के कहाँ का ट्रेडिशन होता है, कहीं का ट्रेडिशन है क्या गोल्ड के सिक्के हम अपने चढ़ाएंगे भगवान को, ऐसा कुछ है क्या? तो एक तो आपकी बात यहां खत्म हो गई, दूसरा उसका यूज पर्सनल कैसे कर सकते हैं सिक्कों का, वो आप नहीं बता पा रहे। तीसरा कि आप महाराजा हैं, जो आपके फोर फादर्स हैं ना, उन्होंने लगान यानी कि टैक्स रेवेन्यू के तौर पे पैसा कमाया हुआ होता है। किसके तौर पे? टैक्स रेवेन्यू के तौर पे पैसा कमाया होता है। आप कैसे बाइफरकेट करेंगे इसमें, कौन सा पैसा आपका कमाया हुआ है, कौन सा पैसा लगान के तौर पर, टैक्स रेवेन्यू के तौर पर पब्लिक का पैसा है, तो आप उसको भी डिफाइन नहीं कर सकते। तो आपके साथ तो कई सारी लिमिटेशन है, हम कैसे मान लें इसका पर्सनल यूज हो सकता है, कैसे मान लें कि ये आपका कस्टम है, और कैसे मान लें कि ये आपका ही पैसा है, पब्लिक का पैसा नहीं है, क्योंकि आप महाराजा हैं। एक समय ऐसा था जब आप पब्लिक से पैसा लेते थे पब्लिक के ऊपर खर्च करने के लिए। बात समझ में आई? तो ये बेसिस थे जिसमें कहा गया कि इसको टैक्स देना पड़ेगा। तो बनारसी लाल कटारी का उसने प्रूफ कर दिया कि जो हम थाली कटोरे चम्मच दिखा रहे हैं वो हमारे पर्सनल यूज में होते हैं, हाँ रेगुलर पर्सनल यूज में नहीं होते हैं, और नो वेयर इट इज रिटन। उसने प्रूफ कर दिया। इसने प्रूफ नहीं कर पाया कि ये पर्सनल यूज हो सकता है और गोल्ड का हमारा कस्टम है, और साथ ही साथ ये भी प्रूफ नहीं कर पाया कि कौन सा पैसा इसका अपना अर्न है, अपने फोर फादर्स का, और कौन सा पब्लिक का एज अ टैक्स रेवेन्यू की तरह आया है। बात समझ में आई? अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो बोला गया पहला स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा बोला गया पर्सनल इफेक्ट। अच्छा, पर्सनल इफेक्ट में बोला गया ज्वेलरी। ज्वेलरी की डेफिनेशन भी सर दे दीजिए, क्योंकि आपने कहा कि ज्वेलरी अपने आप में काम की चीज है। ज्वेलरी दो तरीके की होती है मालूम है? जो ज्वेलरी किसे कहते हैं, ऐसे ही बताओ, आंसर मत देखो, ऐसे ही बताओ ज्वेलरी किसे कहेंगे? सोना चांदी। तो ये जो है ऑर्नामेंट्स को ज्वेलरी बोलोगे, या केवल ऑर्नामेंट्स को ही ज्वेलरी बोलेंगे?
तो ज्वेलरी ज्वेलरी दो पार्ट में बांटते हैं, हाँ बिल्कुल स्टोन पर आ रहे हैं, दो पार्ट में ज्वेलरी को बांटते हैं। जो गोल्ड की ब्रिक्स होती है ना, सिल्वर की ब्रिक्स होती हैं, ईंट होती है जो कंप्लीट रॉ फॉर्म में, वो भी आपकी ज्वेलरी है क्या ज्वेलरी वो? हाँ, ज्वेलरी का मतलब गोल्ड, सिल्वर या प्रीशियस स्टोन, ये सारी चीजें शामिल हैं उसमें, या सेमी प्रीशियस स्टोन वो भी उसमें शामिल है। तो ज्वेलरी का मतलब दो पार्ट में, एक रॉ रॉ फॉर्म में जो अभी ऑर्नामेंट्स के शेप में नहीं है वो भी हमारी ज्वेलरी है, और जो ऑर्नामेंट्स के शेप में है वो भी हमारी ज्वेलरी है। इज इट क्लियर? अच्छा, अगर आपने जैसे आपने देखा होगा साड़ियों पर जरी की जाती है, सोने चांदी की पूरी जरी की जाती है शुरू से लास्ट तक, तो बताओ क्या वो साड़ी साड़ी है या फिर ज्वेलरी है? वो ज्वेलरी की डेफिनेशन में आ गया। ये जो है ना, ये कहाँ गया, ये क्या, ये जो माउस है ना, इसके नीचे एक सोने का मैंने वो बनवा दिया है, बेस बनवा दिया, इसका जो लेयर लगा दिया सोने का बना दिया। बताओ ये हमारा ज्वेलरी है या माउस है? ये ज्वेलरी में कन्वर्ट हो गया, ये ज्वेलरी में ऑटोमेटिक। तो कोई भी बर्तन, घर के बर्तन है, गिलास हो गया, कुछ भी हो गया, अगर आप उसको गोल्ड का सिल्वर का बनाते हैं या फिर उसकी जो कोई लेयर लगा देते हैं गोल्ड की सिल्वर की, तो वो फिर ग्लास ग्लास नहीं कहलाएगा, वो फिर ज्वेलरी की डेफिनेशन में आ जाएगा। बात समझ में आई? तो ज्वेलरी को दो पार्ट में तोड़ा गया है। ज्वेलरी इंक्लूड्स ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और एनी अदर प्रीशियस मेटल और एनी अलॉय, यानी कोई भी धातु, कंटेनिंग वन और मोर ऑफ सच प्रीशियस मेटल, वेदर और नॉट, चाहे उसको हमने किसी बर्तन के साथ लगाया हो या किसी वियरिंग अपेरल के साथ लगाया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो उसको सीव कर दिया, सील दिया गया कपड़ों के साथ, या किसी यूटेंसिल्स के साथ ऐड कर दिया गया, तो भी वो कहलाएगा हमारा क्या, ज्वेलरी। तो ज्वेलरी का मतलब कोई भी ऑर्नामेंट्स, चाहे वो गोल्ड की हो, सिल्वर की हो, प्लैटिनम की हो, प्रीशियस स्टोन या सेमी प्रीशियस स्टोन की हो, या इन सबके मिक्सचर से बना हुआ कोई सामान, या कोई इनके मिक्सचर से बना हुआ कोई ऑर्नामेंट्स, या फिर कोई भी ऐसा बर्तन या कोई भी ऐसी ऐसे कपड़े जिसमें ऐसे प्रीशियस, सेमी प्रीशियस गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम को जोड़ दिया गया हो, अटैच कर दिया गया हो या सिल दिया गया हो, वो भी हमारा ज्वेलरी की डेफिनेशन में आएगा। दूसरा, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन, चाहे उसको किसी फर्नीचर या बर्तन या किसी कपड़े के साथ लगा दिया गया हो, वो भी आ जाएगा। तो सोचिए, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन भी अगर किसी कपड़े के साथ जोड़ दिया जाए, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन भी किसी बर्तन के साथ अटैच कर दिया जाए, प्रीशियस या सेमी प्रीशियस स्टोन किसी फर्नीचर के साथ अटैच कर दिया जाए, वो फर्नीचर, यूटेंसिल्स और हमारा कपड़ा, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, ज्वेलरी आएगा। तो चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, प्लैटिनम हो, उसको अटैच कर दो, मिला करके अटैच कर दो, या किसी प्रीशियस स्टोन या सेमी प्रीशियस स्टोन के साथ कर दो, वो हमारे ज्वेलरी की डेफिनेशन में आएगा। इज इट क्लियर? तो ज्वेलरी की डेफ हाँ बोलिए। एक मिनट बाबू, एक मिनट, एक मिनट, हमें एक मैं मेरी बात पूरी कर लेने दें, 2 मिनट बाबू, चिंता ना करें। मैंने कहा, अपना क्वेश्चन लिख ले, मैं अभी बताऊंगा। मैंने कहा कि हम लोग कैपिटल एसेट की जब डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, सेक्शन 2 क्लॉज 14 में, तो तीन चीजों को कैपिटल एसेट माना जाता है, सारी की सारी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज, चाहे वो कनेक्टेड हो हमारे बिजनेस से चाहे ना हो, वो हमारी कैपिटल एसेट मानी जाएंगी। लेकिन इन चीजों को हटा दो। किन चीजों को हटा दे सर? कोई भी स्टॉक इन ट्रेड हो उसको आप हटा दीजिए, वो आपका कैपिटल एसेट नहीं है। ज्वेलरी, ज्वेलरी आपका कैपिटल एसेट, हाँ, ज्वेलरी आपका कैपिटल एसेट। पर्सनल इफेक्ट हमारा कैपिटल एसेट नहीं है, और पर्सनल इफेक्ट से कुछ चीजों को हटाया गया। तीसरा जो बोला गया सबसे इंपॉर्टेंट, वो है एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड हमारा कैपिटल एसेट नहीं माना जाता। कौन सी एग्रीकल्चरल लैंड? वो जो इंडिया में है। कौन सी? वो जो इंडिया में है। अच्छा, वो जो कनॉट प्लेस पर है एग्रीकल्चरल लैंड, हाँ, कहा गया एग्रीकल्चरल लैंड विच इज नॉट सिचुएटेड इन एनी स्पेसिफाइड एरिया। तो अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड स्पेसिफाइड एरिया के अंदर है, तो इसका मतलब वो शहर के अंदर है। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, मैं एक नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज बोल रहा हूं, शहर के अंदर है, उसको आप एग्रीकल्चरल लैंड कैसे बोल सकते हैं?
अब हमको ये देखना पड़ेगा कि वो स्पेसिफाइड एरिया कौन सा है जिसके अंदर अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है तो कैपिटल एसेट मान ली जाएगी। क्या मान ली जाएगी? सोचो, एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट मान ली जाएगी, कैपिटल एसेट मान ली जाएगी। स्टॉक इन ट्रेड को नहीं मानेंगे, दूसरा पर्सनल इफेक्ट को नहीं मानेंगे, दूसरा एग्रीकल्चरल लैंड को भी नहीं मानेंगे। लेकिन अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड है एक स्पेसिफाइड एरिया में तो वो कैपिटल एसेट मान ली जाएगी। अब तो क्लियर है? एक बार और बोलूं, मैंने कहा इन चीजों को कैपिटल एसेट ना माने, स्टॉक इन ट्रेड को नहीं मानेंगे, कोई दिक्कत है? पर्सनल इफेक्ट को कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, नॉर्मल, कोई दिक्कत है? एग्रीकल्चरल लैंड को भी कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, कोई दिक्कत है? लेकिन वो एग्रीकल्चरल लैंड अगर एक स्पेसिफाइड एरिया में है, म्यूट कर लें, अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड स्पेसिफाइड एरिया में है, स्पेसिफाइड एरिया मतलब शहर में, तो क्या हम उसको एग्रीकल्चरल लैंड माने? बस बात खत्म। अरे शहर में है तो कैसे मान लोगे? शहर में कैसे मान लोगे? तो कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड तभी मानी जाएगी जो स्पेसिफाइड एरिया में ना हो। कहां हो? स्पेसिफाइड एरिया में ना हो। स्पेसिफाइड एरिया मतलब शहर वाला एरिया। अब बात समझ में आई? हाँ जी। अच्छा, इसके बाद बोला गया 6.5% गोल्ड बॉन्ड, 7% गोल्ड बॉन्ड्स और नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स। बेसिकली ये गोल्ड बॉन्ड्स इसलिए लाए जाते हैं जिससे सरकार के पास एक एक्स्ट्रा कैश आ जाता है या पैसा आ जाता है। सरकार मार्केट से पैसा उठाती है जब इकोनॉमी थोड़ी डाउन होती है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि उसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा उसको वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो खजाने में लोगों के घर के कमरे या अलमारी में बंद पैसा होता है, गवर्नमेंट उसको निकालने की कोशिश करती है अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये बॉन्ड्स निकाले थे, 6.5% गोल्ड बॉन्ड, 7% गोल्ड बॉन्ड्स एंड नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स निकाले गए थे, इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उनको भी कहा गया कि अगर आप इन गोल्ड बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, ठीक है, आप मार्केट से गोल्ड लेने जाते हैं, एक काम करो, पैसा हमको दे दो, हमसे गोल्ड बॉन्ड का सर्टिफिकेट ले लो, जब मैच्योरिटी होगी तो हमसे पैसा वापस ले लेना गोल्ड के बराबर का जो उसकी मार्केट वैल्यू है, या फिर हमसे गोल्ड ले लेना। कोई दिक्कत है क्या? फिर बोलूं, गवर्नमेंट ने ये पैसा किन से लिया था? हम पब्लिक से लिया, और कहा कि अगर आप हमें ये पैसा देते हैं इस कठिन समय में अगर आप पैसा देते हैं तो हम आपको बेनिफिट देंगे टैक्सेशन में, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब जाहिर सी बात है टैक्स नहीं लगेगा खरीदने बेचने पर, तो जाहिर सी बात है कोई भी पैसा आदमी इन्वेस्ट करेगा। तो गवर्नमेंट ने एश्योर, एक तो गवर्नमेंट का ऊपर से एश्योरेंस है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट ने कहा हमको गोल्ड बॉन्ड के नाम पर पैसा दे दो या नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड के नाम पर पैसा दे दो। आपने पैसा दिया, हमने आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया। आपने 100 ग्राम सोना लिया, हमने एक सर्टिफिकेट आपको बना करके दिया दैट यू आर होल्डिंग 100 ग्राम गोल्ड फलाना एंड डिमाका एंड द मैच्योरिटी डेट इज दिस वन। उस मैच्योरिटी डेट को आप मेरे पास आइएगा, आप गोल्ड ले लीजिएगा या अपना कैश ले लीजिएगा, उसकी मार्केट वैल्यू उस दिन जो प्रिवेल करेगी वो। अब उस मार्केट वैल्यू को आपने ले लिया, एक तरह से आपने सर्टिफिकेट अपना हैंडओवर कर दिया, आपने कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर दी, हम आपसे कोई कैपिटल गेन नहीं चार्ज करेंगे। अब बात समझ में आई? क्योंकि आपने इन फेवर ऑफ अपने कंट्री के लिए आपने काम किया। लास्ट है स्पेशल बियरर बॉन्ड इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। टोटल खत्म हो गया। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं, अब पूरा हो गया। अब आप लोग साथ साथ में बोलें, मतलब साथ साथ इन द सेंस साथ साथ में एक बार रिवाइज करते जाएंगे कि कैपिटल एसेट, तो सबसे पहले तो चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन 45 सबसेक्शन 1, any profit or gain arising from transfer of a capital asset shall be charged to tax under the head capital gain in the same previous year in which the transfer taken place। चलिए सर, वो हो गया डेफिनेशन। उसमें दो चीजें समझ में आई, एक तो कैपिटल एसेट होनी चाहिए सेक्शन 214 के हिसाब से, एक ट्रांसफर होना चाहिए सेक्शन 247 के हिसाब से। आपने हमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 यानी कि क्लॉज 14 आपने बता दिया कैपिटल एसेट की डेफिनेशन। उसमें पहला बताया कि कैपिटल एसेट क्या होती है। तो कैपिटल एसेट के लिए बताया और एनी काइंड ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज वेदर कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द एसएससी बट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। कौन कौन सी चीजों को आप हटा रहे हैं सर? मैंने बताया स्टॉक इन ट्रेड को आप शामिल नहीं करेंगे, उसको आप शामिल नहीं करेंगे, वो आपकी कैपिटल एसेट नहीं होती। पर्सनल इफेक्ट्स आपकी कैपिटल एसेट नहीं होती, 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। एग्रीकल्चरल लैंड आपकी कैपिटल एसेट नहीं होती, स्पेशल बियरर बॉन्ड आपकी कैपिटल एसेट नहीं होती, 7% गोल्ड बॉन्ड और 6.5% गोल्ड बॉन्ड और नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड आपकी कैपिटल एसेट नहीं होती। अच्छा, जब ज्वेलरी की जब पर्सनल इफेक्ट की बात की गई तो कहा गया पर्सनल इफेक्ट में ये चीजें शामिल नहीं है, यानी कि ये हमारी कैपिटल एसेट है।
कौन कौन सी चीजें फिर से पर्सनल इफेक्ट होते हुए भी कैपिटल एसेट मानी जाएंगी? वो है आपका ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट वर्क, साइंटिफिक वर्क, स्कल्पचर्स, और एक और बताया था आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, ये हमारा कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा। ज्वेलरी की डेफिनेशन को फिर तोड़ा गया था, चाहे वो प्रीशियस, सेमी प्रीशियस स्टोन किसी बर्तन, फर्नीचर और यूटेंसिल्स में ऐड हो तो भी हम उसको ज्वेलरी की डेफिनेशन में ही ले जाएंगे। ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, अब जब जमीन की बात की गई एग्रीकल्चरल लैंड की, तो कहा गया एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं होती, वी एग्री, लेकिन अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड शहर में हो, शहर का मतलब स्पेसिफाइड एरिया में हो, तो हम उसको कैपिटल एसेट मान लेंगे। हम उसको क्या मान लेंगे? तो बताओ वो शहर की जमीन कौन सी है? ये आपकी शहर की जमीन है ये। अच्छा, अब जितने लोगों के क्वेश्चन है पहले 2 मिनट हम उनका जवाब दे देंगे, आराम से पूछेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, उसके बाद हम एग्रीकल्चरल लैंड को डिफाइन करेंगे। हाँ बोलिए, क्या क्या क्वेश्चन है? कौन सा गोल्ड चल रहा है? क्या वो इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है? माना नहीं, इश्यूड बाय, इफ यू गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट देन यस इट इज, अदरवाइज नो। नहीं, पहले तो उस बच्चे का पहले क्वेश्चन दूर हो जाए जो अभी पूछ रहा था, दिव्यांशु शायद पूछ रहा था। बात समझ में आई? आप उसका सर्टिफिकेट देखें, इफ द सर्टिफिकेट बिलोंग्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट देन यू कैन गो अहेड। उस सर्टिफिकेट पे सीधे सीधे लिखा रहेगा कि ये इस सेक्शन के अंतर्गत आपका एग्जेम्प्ट है, वहां पर लिखा रहता है इफ यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, तो वो उस पर क्लियर लिखा रहता है कि सेक्शन 80C में बेनिफिट मिलेगा, या आपको सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, सारी चीजें वहां लिखी रहती है, उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ, 100%, 100%। हाँ बताएं, दूसरा क्या था बाबू, बोले। हम्म। यूटेंसिल्स तो पर्सनल इफेक्ट होते हैं ना, लेकिन अगर ज्वेलरी के फॉर्म में मिला, मींस उसमें गोल्ड प्लेटेड है या लेयर लगी हुई है सिल्वर की, प्लेटिनम की, या किसी प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन की, तो ज्वेलरी माना जाएगा। बर्तन की बात नहीं हो रही थी, वो थाली, कटोरे और चम्मच की बात हो रही थी बनारसी लाल कटारी का, एंड यू कैन। हाँ नहीं, सिल्वर से, फिर गोल्ड के ना 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 ना, गलत ना बोल, सिल्वर से थी इसीलिए उसको माफ किया गया था, और केवल थाली, कटोरा और चम्मच था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था, जिसको आप इजीली प्रूफ कर सकते हो कि हमारा ट्रेडिशन कई सालों से चला रहा है, वी वे फॉलोइंग दोस कस्टम्स और ट्रेडिशन, एंड नाउ वी हैव कलेक्टेड सो मच दैट्स व्हाई वी सोल्ड इट आउट। ठीक है ना? ठीक है, चलिए, हाँ बोलिए, कोई और क्वेश्चन हो तो बोले, नहीं तो हम इस पर चलें। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, चलें? चलें, हाँ जी सर जी, चलिए, सबसे अच्छी चीज है एग्रीकल्चरल लैंड किसको कहेंगे। सबसे पहले अगर हम एग्रीकल्चरल की बात करते हैं तो दो चीजें शामिल होती हैं, एक तो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, और गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, जमीन कोई बेच दिया। अगर ये एग्रीकल्चरल लैंड पर किया गया है, इसको हम कह सकते हैं रूरल एरिया, इसको हम कह सकते हैं अर्बन एरिया। हाँ ठीक है, ठीक है, हम अभी कुछ नहीं बताएं, टेंशन नहीं लेने का। एग्रीकल्चरल लैंड है, रूरल एरिया में है, अर्बन एरिया में है। ठीक है, तो कहा क्या रूरल एरिया ये हमारा
कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। ठीक है, हाँ। और अर्बन एरिया हमारा कैपिटल एसेट माना जाएगा। कैसे पता चलेगा ये रूरल एरिया कौन सा, ये अर्बन एरिया कौन सा? नॉट सिचुएटेड इन स्पेसिफाइड एरिया, और इसके लिए है सिचुएटेड इन कहां पे? स्पेसिफाइड एरिया। तो सर हमें ये तो बता दीजिए ना, स्पेसिफाइड एरिया क्या होता है, बता देना। तो हमें अब ये जानना पड़ेगा स्पेसिफाइड एरिया क्या होता है। ये आपका लोकल लिमिट्स है या म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड है या टाउन कमेटी है या टाउन एरिया बोर्ड है या किसी भी नाम से आप जानते हो। कैंटोनमेंट बोर्ड है, क्या है? अच्छा, कैंटोनमेंट बोर्ड का ना मतलब जानते हैं ना, जो जहां पर एयर फोर्स होती है वहां पर एक कैंटोनमेंट बोर्ड बना दिया जाता है, मालूम है ना? अच्छा, तो जहां पर एयर फोर्स होती है वहां पर एक कैंटोनमेंट बोर्ड बन, जैसे हम लोग का एरिया जो है उसमें कैंटोनमेंट बोर्ड है। जिस सिटी में हम रहते हैं गोरखपुर में, वहां पर मिलिट्री है, तो उनका पूरा एयर फोर्स का पूरा सिस्टम है, बकायदा मिलिट्री का पूरा एक यहाँ पर अलग से पूरा एरिया है। तो ये हमारे यहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड भी है। इसकी लिमिट अलग होती है, एक एक उनका म्युनिसिपल बोर्ड से अलग लिमिट होता है। किससे अलग होता है? म्युनिसिपल बोर्ड से अलग लिमिट होता है, ठीक है ना? कहा गया अगर आपकी कोई जगह इस म्युनिसिपल एरिया या इस लिमिट के अंतर्गत आती है, मेरी बात ढंग से समझेंगे, मैं एक और शेप बना देता हूं ताकि और ढंग से समझ में आए। अगर आपका एरिया इसके अंदर आता है तो प्लस प्लस यहां की पॉपुलेशन 10,000 प्लस होनी चाहिए, तो ये हमारा स्पेसिफाइड एरिया हो गया। क्या हो गया? यानी ये शहर हो गया। ये क्या हो गया? शहर हो गया। या आप कह सकते हैं अर्बन एरिया हो गया, या आप कह सकते हैं इसके अंदर कोई अगर एग्रीकल्चरल लैंड होगी तो उसको हम कैपिटल एसेट मान लेंगे। बात समझ में आई? चलो, बहुत बढ़िया। अब कहा गया कि अगर कोई जगह इस लिमिट के बाहर है, कितनी बाहर है? यहां 2 किलोमीटर बाहर है। कितना? इस लिमिट्स के कितना बाहर है? विद इन 2 किलोमीटर। कितना बाहर है? 2 किलोमीटर के अंदर है, मतलब लिमिट के बाहर है, म्युनिसिपल बोर्ड कंटोनमेंट बोर्ड की लिमिट के बाहर है, लेकिन विद इन 2 किलोमीटर है। और यहां की पॉपुलेशन 10,000 से अधिक है। क्या बात है! 10,000 से अधिक है, बट अप टू 1 लाख तक है। बात समझ में आई? ये भी हमारा शहर माना जाएगा। सोचो, लिमिट के कहां है? लिमिट के कितने किलोमीटर? तो भी वो शहर में आ गया। शहर किन से बसता है? इंसानों से। तो कहा गया अगर यहां की पॉपुलेशन 10,000 से अधिक है लेकिन 1 लाख तक है, तो भी हम इसको शहर की ही जमीन मानेंगे, यानी कि कैपिटल एसेट मान लेंगे। अब बात समझ में आई? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब लिमिट को थोड़ा और क्रॉस किया। कहता है कि अगर हमारी कोई जमीन इस लिमिट के बाहर है, कहां से? यहां से।
विद इन 6 किलोमीटर है, और यहां की पॉपुलेशन किससे अधिक हो जाए, अप टू 10 lakhs। सोचो कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, शहर के बाहर है तो भी पॉपुलेशन है। भैया मत मानो इसको रूरल एरिया, इसको क्या मानो, अर्बन एरिया। यानी इस जगह भी अगर जमीन होगी ना, उस पर कैपिटल एसेट मान लेंगे। समझ में आई बात, हाँ या ना। अब इसके लिमिट को और बढ़ाया गया, कहा गया कि अगर यहां से 8 किलोमीटर के दायरे में है, विद इन 8 किलोमीटर, और इस पूरे जगह की पॉपुलेशन 10 लाख प्लस है, तो भी क्या मानी जाएगी, ये अर्बन लैंड मानी जाएगी, अर्बन लैंड मानी जाएगी। और इस पर कैपिटल एसेट मानते हुए टैक्स लगेगा। मेरी बात समझ में आई, खत्म हो गई, डेफिनेशन खत्म। इसका मतलब ये हुआ कि इस एरिया के बाहर कोई भी जमीन हो, कितनी भी पॉपुलेशन हो, वो सब एग्रीकल्चरल एरिया में आ जाएगा। बात समझ में आई। अगर कोई जमीन आ रहे खत्म नहीं हुआ मेरे लाल, खत्म नहीं हुआ। हम समझ गए कहां क्वेश्चन कहां पूछना है, हम जान रहे हैं, चिंता ना करें। अगर कोई जमीन बियॉन्ड 8 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट्स और कंटोनमेंट बोर्ड लिमिट और टाउन एरिया कमेटी या टाउन एरिया बोर्ड के बाहर है, तो भर भूल जाओ। 8 किलोमीटर के बाहर कोई जमीन है तो भूल जाना, हमें चेक करना है नहीं करना है। क्या मान लोगे उसको, एग्रीकल्चरल लैंड मान लेंगे। कोई दिक्कत है नहीं है। प्रॉब्लम केवल इस 8 किलोमीटर के अंदर है। अगर कोई प्रॉपर्टी, अगर कोई सॉरी एग्रीकल्चरल लैंड विद इन 8 किलोमीटर है, विद इन 8 किलोमीटर है, और वहां की पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है, 10 लाख से अधिक है, तो हम उसको रूरल नहीं मानेंगे, उसको अर्बन मान लेंगे। लेकिन अगर पॉपुलेशन 9 लाख है, अगर पॉपुलेशन इस 8 किलोमीटर की 9 लाख है, कितने की, ये पॉपुलेशन पूरे एरिया की 9 लाख है, तो क्या मान लेंगे इसको, रूरल मानेंगे। भाई क्या बात कर रहे हो, रूरल मानेंगे, बात खत्म। अच्छा, अगर कोई जमीन 6 किलोमीटर अंदर है, कितने अंदर है, और वहां की पॉपुलेशन 80,000 है, कितनी है, 80,000 है, तो बताओ क्या मानेंगे उसको, रूरल मानेंगे। अगर कोई जमीन 2 किलोमीटर के अंदर है और वहां की पॉपुलेशन 9,000 है, क्या मानेंगे उसको, बात खत्म हो गई। अच्छा सर, हम लोगों का एक बार टेस्ट योर नॉलेज करवा दीजिए। ये है आपका टेस्ट योर नॉलेज, दिखा रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का, हम कॉपी करने देंगे, चिंता ना करें। ये देखा जाए, देखा जाए। और डायग्राम की बात कर रहे हैं, यहां मैंने बनाकर रखा है, ये दूसरे तरीके से है, ठीक है ना। ये आपका डायग्राम सीएमए की स्टडी मैट में दिया था, सीए में नहीं दिया था इस तरह का डायग्राम, तो हमने वहां से कॉपी करके रखा हुआ है। और ये डायग्राम हमारा, ये जो अभी आपने देखा वही, दोनों बात एक ही है जी। हाँ बोलिए। हम्म हम्म फिर वही बात, मैंने पूरा 8 किलोमीटर बोला, मैंने ये नहीं कहा तब 6। अगर आपकी जमीन 8 किलोमीटर के अंदर की पॉपुलेशन 10 लाख से नीचे है, तो आप उसको मान लीजिए रूरल, बात खत्म। अगर आपकी जमीन 6 किलोमीटर के अंदर है और वहां की पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के अंदर है, तो वो अर्बन हो गई, रूरल नहीं मानेंगे। फिर आपको हर चीज अलग अलग चेक करनी पड़ेगी ना मेरे लाल। चलिए हम पहले इसको करते हैं। कहता है केस नंबर 1 में जो, अच्छा एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और, ये कैसे आप नापते कैसे हैं सर। मान लीजिए हम तो घर से निकलते हैं, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, तो ये घर ऐसे ऐसे, ये चला आपका 4 किलोमीटर, कितना हो गया ये रास्ता कितना है, ये 4 किलोमीटर है। और अगर इसको आसमान से देखें, जैसे एक कौवा देखता है ना, अरे हाँ भाई, जैसे कौवा उड़ता है, बत्तख उड़ता है, चिड़िया उड़, तो अच्छा, एक हम लोगों ने गेम, जो ये कोरोना पीरियड है ना, घर में हम लोगों ने एक नया गेम इजाद किया, इनोवेशन किया, जानते हो क्या, और खूब मजा आया। और उसमें अच्छे अच्छे लोग फेल हो जा रहे थे, बताएं क्या।
आप लोग भी घर पे करेंगे, खूब मजा आएगा। मतलब मजा इतना आएगा जिसका कोई अनलिमिटेड फन होगा। वो ये है कि अब तक हम लोग बोलते थे बेटा चलो हम लोग साथ में खेलते, चिड़िया उड़, तो सब लोग हाथ उठाते थे, जो नहीं उठाता तो उसको फिर हम लोग मसाले लगाते थे, याद है ना? करते ना ऐसा? अब आप लोग उल्टा करेंगे कि जो उड़ने वाले हैं उनको नहीं उड़ाना, और जो नहीं उड़ने वाले हैं उनको उड़ाना है। विश्वास मानो, हाथी पर आप नहीं उड़ाओगे, जबकि हाथी पे उड़ाना था। दिमाग काम नहीं करेगा। आप लोग आज ट्राई करेंगे, बहुत मजा आएगा। फिलहाल खूब मजा आएगा, अगर 4-5 बच्चे हों घर पे उनके साथ खेलना, खूब मजा आएगा। अच्छा, ये है 4 किलोमीटर, और अगर एक कौवा जैसे देखता है वैसे देखा जाए, हाँ, तो इसको हम लोग कहते हैं एरियल डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? ये आपका आ गया 2 किलोमीटर। तो कौन सा 2 किलोमीटर बोल रहा था? उधर जो बोल रहा था एग्रीकल्चरल लैंड 2 किलोमीटर, विदिन 2 किलोमीटर, विदिन 6 किलोमीटर, विदिन 8 किलोमीटर, तो किसकी बात करता है? घूम फिर करके या सीधे सीधे? ये हाँ, बर्ड्स फ्लाई, एज बर्ड्स फ्लाई, तो ये उसी के हिसाब से चलना है। तो ये वाला ऊपर वाला रास्ता नहीं देख लेंगे 4 किलोमीटर, ठीक है ना? हम लोग ये वाला देखेंगे। समझ में आई बात? ये वाला जो बता रहे थे। अब आते हैं इस पर, देखें, शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द लोकल लिमिट्स, यानी लोकल लिमिट के बाहर 1 किलोमीटर है। वहां की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए सर? 10,000 से कम होगी तो रूरल है, 10,000 से 1 लाख होगी तो अर्बन है। हाँ या ना? 2 किलोमीटर के अंदर अगर वहां की पॉपुलेशन 10,000 से अधिक और 1 लाख तक है तो वो अर्बन है, 10,000 से कम है तो क्या है? वो रूरल है। तो आंसर आएगा नो, दिस इज नॉट अ कैपिटल एसेट। हाँ या ना? अगर कोई जमीन 1.5 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर के अंदर है, वहां की पॉपुलेशन 10,000 से अधिक और 1 लाख तक है, 10,000 से अधिक है तो ये कैपिटल एसेट हो गया। अगर कोई जमीन 2 किलोमीटर के अंदर है, वहां की पॉपुलेशन, बाप रे बाप, तो ये तो आंख बंद करके मान लेना। अगर कोई जमीन 3 किलोमीटर के अंदर है तो वहां की पॉपुलेशन 1 लाख से अधिक होनी चाहिए और 10 लाख तक होनी चाहिए, तो ये आएगा आंसर नो। अगर 4 किलोमीटर यानी विद इन 6 किलोमीटर होता है और वहां की पॉपुलेशन 1 लाख से अधिक है, यस, हाँ या ना? 5 किलोमीटर के अंदर है, 6 किलोमीटर के अंदर 1 लाख से अधिक है क्या? हाँ। 6 किलोमीटर है 8,000, उड़ी बाबा, ये तो होना ही नहीं है। 7 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर को क्रॉस कर गया तो 10 लाख से अधिक की पॉपुलेशन होनी चाहिए। 8 किलोमीटर है तो 10 लाख से अधिक की पॉपुलेशन होनी चाहिए। 9 किलोमीटर है तो ये हमेशा नो ही होगा। 8 किलोमीटर के बाहर हमेशा आप नो कर देंगे, हाँ या ना? आंसर टैली करें, आंसर देखिए टैली हो रहा है आपका सब, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? टैली हो रहा है ना? ढेर सारी बधाई हो, ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको कवर करना था। इसको अगर कॉपी करना हो, हाँ बोलिए, कुछ छूटा हो, कुछ पूछ। हमने कहा अगर कोई प्रॉपर्टी 8 किलोमीटर के बाहर है तब तो पॉपुलेशन देखो भी मत, सीधे नो लिख दो, वो कैपिटल एसेट नहीं होगी। हाँ 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 हाँ, लोकल लिमिट के बाहर 8 किलोमीटर तक ही आपको देखना है। वो मैंने तो यहाँ बता दिया ना, ये कुछ भी कर लो, 8 किलोमीटर के बाहर कुछ भी होगा वो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड होगा, पॉपुलेशन कितनी भी हो। क्लियर है? चलिए, अब जरा इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। कहता है अर्बन, अर्बन का मतलब शहर, शहर की जमीन कौन सी होगी? जो हमारी सिचुएटेड होगी विद इन स्पेसिफाइड लिमिट। तो इन एनी एरिया विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, चाहे आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का नाम दो, नोटिफाइड एरिया कमेटी का नाम दो, टाउन एरिया कमेटी, टाउन कमेटी, या किसी भी नाम से जानो, या कंटोनमेंट बोर्ड हो, एंड हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ नॉट लेस देन 10,000। तो म्यूनिसिपल एरिया के अंदर है लेकिन वहां की पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर है। कितने के ऊपर है? 10,000 से ऊपर है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाहर है, 2 किलोमीटर के अंदर है, पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा और 1 लाख के अंदर होनी चाहिए। 2 किलोमीटर तक है और वहां की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा और 1 लाख तक है, तो ये शहर की जमीन कहलाएगी। अगर 2 किलोमीटर, अब 6 किलोमीटर के अंदर है और वहां की पॉपुलेशन 1 लाख से एक्सेस है और अप टू 10 लाख तक है, तो वो हमारी शहर की जमीन यानी कि स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर होगी। अच्छा, अप टू 8 किलोमीटर्स है तो वहां की पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक होनी चाहिए, बियॉन्ड 8 किलोमीटर हमेशा रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कहलाएगी। इज इट क्लियर?
चलिए भाई, ये भी काम खत्म हुआ। अभी तक मैंने जो बताया एक बार रिवाइज कर दूं, क्योंकि हम लोग को एक नए डेफिनेशन पर चलना है। अच्छा, पॉपुलेशन का मतलब बताया गया है, जो लास्ट सेंसस हुआ था ना, लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस हुआ था, जो जनगणना हुई है, उसके हिसाब से जो फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर होगा, यानी अगर हम 21-22 की बात करें तो 1 अप्रैल 2021 के पहले अगर कोई पॉपुलेशन सेंसस हुआ है लेटेस्ट, उसी को हम लोग काउंट करते हैं। हाँ या ना? ये पॉइंट अभी नहीं समझ में आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन ना लेंगे, ये चीज आगे समझ में आएगी जब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आगे। 1037 का बकायदा एक पूरा एक क्वेश्चन आएगा, बकायदा एक पूरी थ्योरी आएगी, चिंता ना करें। प्रॉपर्टी का ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोले, अभी तक कोई दिक्कत हो तो बोले, नहीं तो हम आगे बढ़े। डेफिनीशन है किसकी, जानते हैं? किसकी? ट्रांसफर की। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर मीन्स की टू क्लॉज 47। ट्रांसफर का मतलब ये नहीं होता सेल कर दिया ना, ट्रांसफर का मतलब केवल सेल नहीं होता। ट्रांसफर में कई सारी चीजें शामिल होती हैं। अगर हम किसी को फ्री में कोई चीज दे दें, ट्रांसफर नहीं हो गई क्या? गिफ्ट गिफ्ट में दे दिया, ट्रांसफर नहीं हुआ क्या? एक्सचेंज कर दिया, एक एसेट दिया एक एसेट लिया, तो क्या वो ट्रांसफर नहीं हुआ क्या? गवर्नमेंट ने हमसे जबरदस्ती छीन ली एसेट, क्या बोला मैंने? किसने? अच्छा, गवर्नमेंट ने। पड़ोसी छीनेगा तो वो नहीं आएगा इसमें, वो तो फिर केस हो जाएगा। गवर्नमेंट ने जबरदस्ती छीन ली, कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया। जबकि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं विलिंग बायर होना चाहिए, विलिंग सेलर होना चाहिए, यही तो पढ़ा है। अरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यही तो पढ़ा है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होता है, जब एक विलिंग बायर हो और एक विलिंग सेलर हो, तब वहां पर ट्रांसफर को माना जाता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। यहां पर क्या बोला गया कि जबरदस्ती छीन लिया, मैं विलिंग पर्सन नहीं हूं, मैं बेचना नहीं चाहता था, जब गवर्नमेंट ने जबरदस्ती छीन लिया, तो भी उसको ट्रांसफर की डेफिनेशन में रखा गया है यहां पर। अब बात समझ में आई? अच्छा, अगर मेरे पास कोई जमीन है, मेरे पास जमीन है, कई जमीनें हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे लाइन लगी हुई है मेरे पास जमीनों की, खूब अलग अलग जगहों पर जमीनें हैं। अच्छा, अब हुआ क्या कि मैंने क्या किया, इतनी जमीनें थी, सब कैपिटल एसेट थी, मैंने सोचा चलो कुछ नया धंधा करते हैं। कौन सा नया धंधा करते हैं? एक काम करते हैं, जमीन को खरीदने बेचने का काम करते हैं, और उसकी शुरुआत अपने घर वाली ही जमीनों से करते हैं। जमीनों को खरीदने और बेचने का काम करते हैं। नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। ऐसा सोच लिया तो गुनाह हो गया? ट्रांसफर हो गया क्या? सोचने से ट्रांसफर हो जाता है क्या? हो गया, हो गया, हो गया। लोग कहते हैं सोचने पर टैक्स थोड़ी लगता है, लग जाता है। देखो ना, गवर्नमेंट ने कहा लो बेटा हम लगा देते हैं टैक्स। आपने जैसे ही इन प्रॉपर्टीज को अपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, किस में कन्वर्ट किया? कि चलो चलो अब इन जमीनों को हम बेचने का धंधा स्टार्ट करते हैं, तो ये आपकी कैपिटल एसेट कन्वर्ट हो गई किसमें? स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो गई। किसमें? तो यहां पर आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। कब लगेगा, कैसे लगेगा, देखेंगे, अभी टेंशन और बीमार होने की जरूरत नहीं है। इसको भी ट्रांसफर मान लिया गवर्नमेंट ने। अच्छा जी, मतलब यहां पर कोई एक केस नहीं है, कई केसेस हैं। पहला, ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट ऑफ अ कैपिटल एसेट। दूसरा, अब कहोगे सर रेलिंक्विशमेंट का मतलब क्या होता है, थोड़ा पेशेंस। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है अपने आप को किसी एसेट के अधिकार से किनारे कर लेना। ये पेन ले लो आज से तुम्हारी, ये पेन ले लो आज से, ये पेन तुम्हारी। मैंने ये पेन दिया, इसका मतलब आई एम जस्ट गेटिंग अवे फ्रॉम दैट एसेट, मीन्स आई जस्ट डोंट वांट टू पुट माय राइट इन दिस एसेट। मैं अपने मीन्स आई जस्ट वांट टू गो अवे विद ऑल द राइट्स ऑफ माइन इन दिस एसेट। मैं अपने आप को बिल्कुल इस एसेट पे जितने भी मेरे पावर्स थे, राइट्स थे, ओनरशिप, मैं उनसे अपने आप को किनारे कर ले रहा हूँ। ये एसेट मैं आपको दे रहा हूँ, एक्सटिंग कर ले रहा हूँ। क्या कर ले रहा हूँ? बाहर हो जा रहा हूँ।
कोई भी उस एसेट पर अगर मेरा राइट है तो। अच्छा सर, ये रेलिंक्विशमेंट का मतलब क्या होता है कि relinquishment means withdrawn from abandoning or giving up anything। आपने कई घरों के बाहर देखा होगा, लिखा होता है abandoned house, लिखा रहता है ना। where an assessee gives up the right to claim specific performance for purchase of a immovable property, it is relinquishment of a capital asset। फिर से समझें इसको, वेयर एन एसएससी गिव अप यानी छोड़ देता है, द राइट टू क्लेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर परचेज ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। हम किसी प्रॉपर्टी पर अपना हक छोड़ देते हैं, अपने राइट्स को ट्रांसफर कर देना, किसी एसेट से अपने राइट हटा देना वो एक्सटिंग्विशमेंट है, और किसी एसेट पर अपना हक छोड़ देना वो रेलिंक्विशमेंट है। समझ में आई बात? अच्छा, हाँ। रेलिंग का मतलब किनारे हो जाना। रेलिंग का मतलब क्या हुआ? किनारे हो जाना। एक्सटिंग्विश का मतलब अपने अधिकार छोड़ देना एसेट पर से, अपने अधिकार छोड़ देना। एक तरह होता है किनारे हो जाना, एक तरह से अधिकार छोड़ देना। ये लो आज से ये एसेट तुम्हारी, इसका मतलब मैं आज से इस एसेट पर अपने अधिकार छोड़ दे रहा हूं। ये एसेट यहीं रखी हुई है, मैं किनारे हो गया। अरे बोलो ना, पक्की बात है ना, मैंने किसी को दी या नहीं दी वो मैटर नहीं करता। ठीक, तो रेलिंक्विशमेंट यानी छोड़ देना, अबेंडन कर लेना, किसी को ना देना ना लेना, हम किनारे हो गए, उसको भी ट्रांसफर की डेफिनेशन में रखा गया। तो सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट ऑफ अ कैपिटल एसेट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयरइन, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अ कैपिटल एसेट अंडर एनी लॉ। अगर किसी लॉ के तहत आपकी किसी एसेट को जबरदस्ती लिया जाता है, आप ये क्लेम नहीं कर सकते आई एम नॉट द विलिंग सेलर, आई एम नॉट द विलिंग सेलर, सो देयर इज नो एनी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। भैया वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाओ, यहाँ इनकम टैक्स की बात हो रही है, इनकम टैक्स तो वो है ही है, ट्रांसफर मान लिया जाएगा। गवर्नमेंट ने आपकी जमीन जबरदस्ती छीन ली किसी प्रोजेक्ट वगैरह के तहत, तो भी वो ट्रांसफर मान लिया जाएगा। कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। चलो मैं एक बार और बताता हूं, मेरे पास एक लैंड थी, मैंने उस लैंड को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया। किस में कन्वर्ट किया? या मेरे पास एक स्टॉक इन ट्रेड है, मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? कैपिटल एसेट में। हो सकता है, नहीं हो सकता? बताओ यहां पर कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा या नहीं पहले वाले में? हाँ भाई। दूसरे वाले में है? क्यों? अच्छा जी, ये हमारा स्टॉक ट्रांसफर हुआ है। तो अगर स्टॉक ट्रांसफर होता है, तो अगर याद हो आपको, तो मैंने दो सेक्शन आपके स्किप करवाए थे पीजीबीपी में, सेक्शन 43 एंड 43 CA, भूल गए होंगे आप। अरे हाँ या ना? ये दो सेक्शन स्किप करवाए थे या नहीं करवाए थे? नहीं याद है, सोचिए। अब अभी इतनी जल्दी भूल गए तो आगे क्या होगा? दिस इज नॉट अ कैपिटल गेन, ये हमारा पीजीबीपी आता है। क्या आता है? क्या आता है? हाँ। और यहां पर कैपिटल एसेट कन्वर्ट हुई है स्टॉक इन ट्रेड में, तो कैपिटल गेन निकलेगा। तो अब जब कैपिटल एसेट को आप ट्रांसफर करते हैं तो कैपिटल गेन, जब स्टॉक को ट्रांसफर करते हैं तो पीजीबीपी। ये पॉइंट मैंने आपको कवर नहीं कराया था, अगर आपको याद हो तो। ये दोनों सेक्शन नहीं याद है, आएगा, चिंता ना करें, हम बता देंगे। आप लोग भूल जाएंगे, हम नहीं भूलेंगे, टेंशन नहीं लेने का। द मैच्योरिटी, अच्छा मैंने कौन कौन से पॉइंट बता दिए? पहला मैंने बताया ट्रांसफर में शामिल है, सेक्शन 247 की बात कर रहे हैं। ट्रांसफर में सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट देयरइन, conversion of a capital asset into stock in trade, compulsory acquisition under any law, maturity of zero coupon bond। क्या बोला मैंने? मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। सर एक जगह और यूज हुआ था जीरो कूपन बॉन्ड, वो पीजीबीपी में यूज हुआ था, बोलो ना, याद आया? और मैंने उस समय बताया था,
बताया था ना, 0 कूपन बॉन्ड 0% कूपन। हाँ, और वो मैंने बताया था सेक्शन 36 में, याद आया होगा। वहां क्या वर्ड यूज किया गया था? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 0 कूपन बॉन्ड, वहां ये वर्ड यूज हुआ था। देखेंगे यहां पर क्या किया है, वो 0 कूपन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी और रिडेम्पशन पर जो प्रॉफिट या गेन अराइज होता है, जो भी हो, इसको भी हमको बोला गया कैपिटल गेन। क्या बोला गया? कैपिटल गेन। अच्छा, अब मैंने आपको बताया, पहला बताया सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट देयरइन, कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कन्वर्जन के बाद क्या था, कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, और मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ 0 कूपन बॉन्ड। अच्छा जी, एक एक्ट है आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इनकम टैक्स एक्ट नहीं, ट्रांसफर ऑफ, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं टीपीए, टीपीए 1882 सेक्शन 53A। ये क्या बोलता है, पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। जब आप जाएंगे टीपीए एक्ट 1882 के सेक्शन 53A में, तो कोई भी एसेट, चलिए आपसे ऐसे ही पूछ लेते हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं ना, उस घर की रजिस्ट्री आपके नाम से नहीं है। मैंने क्या बोला? जिस घर में आप रह रहे हैं ना, उसकी टाइटल डीड आपके नाम से नहीं है, किसी के नाम से भी नहीं है। फैमिली मेंबर में ना मम्मी पापा किसी के नाम से, ना आपके नाम से है। घर आपका है या नहीं है? सोचो, जिस घर में बड़ा टेंशन हो जाएगी ऐसे, तो वो घर आपका है या नहीं है? है, क्योंकि यू पजेस दैट प्रॉपर्टी, वो पोजीशन है आपके पास, वो राइट्स हैं आपके पास, उस घर की आपके पास है। आप उस घर के सारी सुख सुविधाओं को एज अ ओनर एंजॉय कर रहे हैं। इट मींस अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 53A ऑफ टीपीए एक्ट 1882, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के हिसाब से, किसी भी प्रॉपर्टी की ओनरशिप के लिए जरूरी नहीं कि उसकी रजिस्ट्री आपके या रजिस्टर्ड वो प्रॉपर्टी आपके नाम से हो, तभी आप उसके मालिक माने जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है। मैं नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 बोल रहा है कि किसी भी प्रॉपर्टी का पोजीशन आपके पास है, की आपके पास है, दैट इज सफिशिएंट टू ट्रीट यू द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? अरे बोलो ना। अच्छा, समझ में आ गया। यहां पर क्या बोला है, अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, कहता है एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द अलाउिंग ऑफ द पोजीशन, मैं अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन अलाउ कर देता हूं आपको, पोजीशन अलाउ कर देता हूं आपको, तो क्या वो ट्रांसफर मान लिया जाएगा? आई डिडंट डू द रजिस्ट्री इन फेवर ऑफ यू, मैंने कोई रजिस्ट्री आपके फेवर में नहीं की, मैंने कोई टाइटल डीड आपके नाम से नहीं लिखी, मैंने आपको घर की चाबी दी और मैंने कहा जा ये घर तेरा है, तो बताओ क्या उस घर वो ट्रांसफर हो गया या नहीं हो गया? ट्रांसफर हो गया, बिल्कुल हो गया। क्योंकि हाँ, हाँ, रेंट पे चाबी देने का मतलब ये नहीं कि वहां पर मैंने कहा जा ये घर तेरा, और ये किराएदार को हम कभी नहीं कहते, किराएदार कहते ये ले चाबी, 5,000 रुपये महीना पहुंचा देना, 10,000 पहुंचा देना। मेरी बात समझो। हाँ, दोनों में फर्क है। अच्छा, एक और लास्ट, उसके बाद हम लोग का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका ट्रांसफर। किससे? हाँ हाँ हाँ, किस मर्जी से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये वाला पॉइंट इससे रिलेट करता है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, कह सकते हैं। अदरवाइज ये केवल और केवल किससे रिलेट कर रहा है? क्या ऐसा कहीं यहां पर लिखा है? अब समझ में आई बात। अच्छा, लास्ट पॉइंट आते हैं, ढंग से सुने। सरकार को बेवकूफ बनाने के लिए लोगों की भीड़ तो लगी रहती है कि टैक्स ना देना पड़े, टैक्स ना देना पड़े, है ना? ये एक प्रॉपर्टी है
अच्छा एक बात बताओ, मान लो हम 100 लोग हैं और अगर मैं 100 लोगों से ये पूछूं कि प्रॉपर्टी खरीदनी है, 2 बीएचके का मकान खरीदना है, तो एक बात बताइए आप लोग कितना कितना देने को तैयार हो जाएंगे? 2 बीएचके के लिए कितना आप देने को तैयार हो जाएंगे, कितना अमाउंट देने को तैयार हो जाएंगे? अरे बोलो ना। 10 लाख चलेगा? अच्छा सस्ता हो गया, सस्ता हो गया ना? नहीं नहीं, मैं बोलता हूँ 10 लाख में मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत है क्या किसी को? अब लोकेशन क्या, चलिए 8 लाख में कर दिया, और बोलिए अब थोड़ा दूर भी रहे तो काम चल जाएगा। क्यों? नहीं जंगल में नहीं, शहर अरे आसपास ही देंगे, जंगल में क्यों देंगे? चलो 18 लाख। चलो नहीं भरोसा हो रहा है तो थोड़ी अच्छी जगह ले लेते हैं, 18 लाख में तो कोई दिक्कत नहीं, 2 बीएचके हमें लगता है सस्ता ही है, बढ़िया लोकेशन है। हाँ चलिए, मेट्रो वगैरह का कनेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब शहर में हो गया ना? हाँ। अच्छा 18 लाख में मैं दे रहा हूँ, लगभग सबने कहा सर हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हम भी 18 लाख में ले लेंगे, पापा ने कहा हमको भी चाहिए। चलो भाई 100 लोगों से, लेकिन एक बात बताओ, क्या आप लोग 18 लाख हमें दे दोगे? सच सच बताना। भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं होगा कि पता नहीं सर को दे, हमको मीठी गोली खिला दे, हम फिर सर भाग जाए, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? भरोसा कैसे होगा? आखिर उन 100 लोगों को घर चाहिए, लगभग हर आदमी को घर चाहिए, तो कैसे घर चाहिए? 18 लाख में भी घर चाहिए, सस्ता भी घर चाहिए, वो मिल भी रहा है, शहर में चाहिए वो भी मिल रहा है, लेकिन किस पर भरोसा करें? ये 100 लोग यूनाइट नहीं हो पा रहे। तो इनको यूनाइट करने के लिए मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। हम सारे लोग मिल करके क्या कर लेते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं, या एक कंपनी बना लेते हैं, कंपनी का फॉर्मेशन कर देते हैं, इनकॉर्पोरेशन कर लेते हैं कंपनी को, और इस कंपनी या इस कोऑपरेटिव सोसाइटी या सोसाइटी में एक चेयरमैन हो जाएगा, और एक सेक्रेटरी हो जाएगा, और 2 ट्रेजरर हो जाएंगे, और इसी तरह बाकी 4-5 मेंबर हो जाएंगे एक्टिव। ये हमारे सारे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब तो एक लोग आ गए ना, बैंक अकाउंट, चलिए 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 बैंक अकाउंट ओपन कर लिया गया, हाँ या ना? इसमें कम से कम 3 लोगों के सिग्नेचर होंगे तब पैसा आएगा और जाएगा। तो सबका सिलेक्शन हुआ, सब हो गया, अब तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अच्छा, ऐसा ही हुआ और ये पैसा इस बैंक अकाउंट में आ गया, भरोसा बढ़ा और ये पैसा इस बैंक अकाउंट में आ गया। ये जो मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई थी, इस बैंक अकाउंट में पैसा आने के बाद सबसे पहले मैं क्या खरीदूंगा? किसके नाम से? ओके ओके ओके, गॉट इट। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से हमने जमीन खरीद ली। अच्छा, इस पर अब बिल्डिंग बनेगी, ये पैसा बिल्डिंग का कहां से खर्च होगा? अच्छा, ये बिल्डिंग भी किसके नाम से बनी? बट ऑब्वियस है, जब जमीन उसके नाम से तो प्रॉपर्टी भी आगे की बनेगी उसी के नाम से होगी। अब ये जो बिल्डिंग बनी, ये ऐसे बनी। अच्छा, अब हमें ये बिल्डिंग बांटनी है, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कैसे कर दें? बुलाएंगे, चाबी दे देंगे, नहीं दे देंगे? दूसरे को चाबी दे देंगे, नहीं दे देंगे? हाँ कैसे दे देंगे? ये कैसे बांटेंगे? हाँ जी, हाँ जी, मतलब अरे वो भूल जाओ कि नीचे का प्राइम लेंडिंग चार्जेस पीएलसी वगैरह किनारे करो, वो बाहर में जाए, अभी हम उसके पीछे नहीं पड़ रहे। सबको बराबर देना है, हाँ बताओ क्या करें? सब खुश हैं, उस 18 लाख में कोई भी फ्लोर पर मिल जाए, चलो। और एक आय की रजिस्ट्री जब सोसाइटी बनी हुई है तो सोसाइटी के मेंबर हैं या नहीं आप मेंबर हैं या नहीं? आप इस मेंबरशिप के अगेंस्ट हम आपको एक प्रॉपर्टी अलॉट कर दिए, क्या प्रॉब्लम है भाई? यू आर द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, यू विल गेट अ की ऑफ अ हाउस, क्या दिक्कत है? अगर आप कोई कंपनी बनाते हैं तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर होंगे, और उस शेयर होल्डिंग के अगेंस्ट हम आपको वो प्रॉपर्टी दे देंगे, प्रॉब्लम क्या है भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बिल्कुल ऐसे ही होता है। कोई रजिस्ट्री नहीं हुई, किसके नाम से रजिस्ट्री नहीं हुई?
आपको चाबी दे दी गई, दैट्स इट। क्या ये ट्रांसफर हो गया क्या प्रॉपर्टी? बस बस, तुम लोग तेज आदमी हो, ये यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, इसको भी हम ट्रांसफर मान लेंगे। एनी ट्रांजेक्शन वेदर बाय वे ऑफ एक्वायरिंग शेयर्स, यानी शेयर होल्डिंग ले लो, या फिर कोई मेंबर बन जाओ किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी या किसी भी एओपी बीओआई के, और वहां पर कोई भी एग्रीमेंट या अरेंजमेंट इस तरह से करो जिसका अल्टीमेट इफेक्ट ट्रांसफर हो जाए या आपको इस लायक बना दे कि आप किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पूरी ओनरशिप के साथ एंजॉय कर सकें। इज इट क्लियर? अरे बात समझ में आई? दैट्स इट। बस 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 बस। एक बार अब जरा गिन लेते हैं क्या क्या है ट्रांसफर की डेफिनेशन में। सेल, exchange, relinquishment, extinguishment of right therein, conversion of a capital asset into stock in trade, compulsory acquisition under any law, maturity or redemption of zero coupon bond. Section 53A of Transfer of Property Act, which says that the property might be not registered in the name of the transferor. Is it clear? Transferee, sorry. And the last, if you are getting the allotment of any property against the membership or shareholding of a company or cooperative society in which you got the possession of any immovable property having the membership or having the shareholding of that particular cooperative society or company, that's it, and you are enjoying that, that's it, ये बोला गया है। अब कहीं इसमें कोई दिक्कत हो तो बोल लो, नहीं तो हम एक दो चीजें छोटी छोटी डिस्कस करके छोड़ देंगे नेक्स्ट सेशन के लिए। बताओ, किसी को भी आप में से दिक्कत हो तो बता दें। आएगा आएगा, मैंने आपको ये सेक्शन 36 में बताया था, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। आज हम डिस्काउंट की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात करें मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड इज अ कैपिटल एसेट एंड यस, अगेंस्ट द मैच्योरिटी और रिडेम्पशन द कैपिटल गेन शैल बी कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेशन होगा इसका पूरा एक सेशन चलेगा, चिंता ना करें। और हमें नहीं लगता जितना भी मैंने बताया कहीं कुछ छूटा है। अभी हम लोगों ने केवल 3 ही पेज शायद आज कवर किए। जो हमें नेक्स्ट सेशन में देखना है ना, ये जो हम अभी 2 मिनट कहानी बताकर छोड़ दे रहे हैं, नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 46 एंड सेक्शन 47 बेसिकली विल एम्फसाइज ओनली ऑन सेक्शन 47 राइट नाउ। सेक्शन 47 कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन ट्रांसफर मान लिया जाएगा अगर प्रॉपर्टी एक जगह से निकलकर कहां चली गई, दूसरी जगह। अच्छा एक बात बताओ, मैंने ना क्या किया कि गिफ्ट दे दिया। मैं मिस्टर ए हूं, कोई मेरा दोस्त है मिस्टर बी, ऐसे दोस्त भगवान सबको दे। इसकी मैरिज एनिवर्सरी थी और इसको मैंने एक जमीन गिफ्ट में दे दी, तो क्या गुनाह कर लिया क्या? अच्छा, मैंने इसको चलो जमीन नहीं दी, फर्नीचर गिफ्ट में दे दिया, क्या कोई गुनाह कर दिया क्या? कोई कार मैंने गिफ्ट में दे दी और वो पर्सनल नहीं थी, फिलहाल वो पर्सनल नहीं थी, तो क्या मैंने गुनाह कर दिया क्या? अच्छा अच्छा, एक मिस्टर ए है, उसकी डेथ हो रही है, वो जाते जाते एक विल लिख रहा है अपने फैमिली मेंबर के नाम, कुछ प्रॉपर्टी बी को दिया, सी को दिया, डी को दिया, क्या ना दे? देना देना चाहिए, विल लिखना तो गवर्नमेंट खुद प्रमोट करती है, विल लिखो। और अगर बी सी डी को ये प्रॉपर्टी गई तो क्या ट्रांसफर हो गया, कैपिटल गेन लेगी सरकार इनसे? ट्रांसफर हो गया भाई, ऐसे कैसे नहीं हुआ ट्रांसफर? ऊपर भी ट्रांसफर हुआ, यहां भी ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर तो हुआ, ट्रांसफर तो हुआ। सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन। जब रेलिंक्विशमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट आ रहा है तो मैक्सिमम चीजें तो वहां पर कवर हो गई, हाँ या ना? तो इस तरह के ट्रांजेक्शन, एक एचयूएफ है जिसमें 4 भाई रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, बंटवारा हो गया फैमिली का, तो क्या बंटवारा हो गया तो ट्रांसफर हो गया एसेट? ट्रांसफर मान लें या ना मान लें?
हाँ सर मान लीजिए, बिल्कुल मान लीजिए, लेकिन गलत है या नहीं? गलत है या नहीं? अब मान लो किसी के पास 1000 करोड़ रुपए की एसेट है, जमीन है, वो परदादाओं की चली आ रही है। आज 3 भाई थे, तीनों भाई अलग हो गए, इसके पास 330 करोड़, इसके पास 330 करोड़, इसके पास 340 करोड़ की प्रॉपर्टी आ गई। जेब में इनके पास 0 रुपीज हैं, नल्ले हैं, तीनों नल्ले हैं, कुछ नहीं करते हैं, केवल बैठे बैठे पुराने जमाने का पैसा आ गया। अब बताओ ये कहां से टैक्स भरेंगे? ट्रांसफर मान लें क्या इसको? अरे ट्रांसफर तो है, लेकिन मानना चाहिए या नहीं? जेन्युइन लगता है क्या कहीं से? घर की चीज घर में ही रह रही है, एक 4 भाइयों के नाम थी, 3 भाई, चारों भाइयों ने आपस में बांट ली, तो क्या उसको हम ट्रांसफर मान लें, टैक्स दे दें गवर्नमेंट को? जेन्युइन दिख रहा है क्या कहीं से? अरे ट्रांसफर तो हुआ, क्या होना चाहिए? एक घर का बंटवारा हो गया, एक ये बिल्डिंग है, 3 फ्लोर बने हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक मिस्टर ए ने ले लिया, एक मिस्टर बी ने ले लिया, एक सी ने ले लिया, तो क्या ट्रांसफर हो गया? कैपिटल गेन देना पड़ेगा क्या? नॉर्मली नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए ना। नहीं, ट्रांसफर तो है, ये तो मानना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ने कहा कोई भी कैपिटल एसेट होगी और ट्रांसफर होगा, तो हम क्या मान लेंगे? कैपिटल गेन निकालेंगे वहां पर, यही तो बोला। अगर कैपिटल एसेट है और ट्रांसफर नहीं है तो क्या कैपिटल गेन निकलेगा? क्योंकि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तभी ये निकलेगा। अच्छा, कोई कैपिटल एसेट नहीं है और ट्रांसफर है, तो क्या कैपिटल गेन निकल जाएगा क्या? अच्छा, अब यहां पर ये तो पक्का है कि कैपिटल एसेट है, इसमें तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, बिल्डिंग है, 3 लोगों में बट गई, तो कैपिटल एसेट का बंटवारा हुआ है, कैपिटल एसेट थी, ये तो पक्का है ना। अब ट्रांसफर की डेफिनेशन में आता है, अब गवर्नमेंट करे तो करे क्या? गवर्नमेंट करे तो करे क्या? गवर्नमेंट ने कहा अब हम एक ऐसी लिस्ट बनाएंगे, ऐसी लिस्ट बनाएंगे जिसमें वो ट्रांसफर तो हुआ लेकिन हम उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। क्या? ट्रांसफर तो हुआ डेफिनेशन के हिसाब से, लेकिन 47 में हम ले जाकर के इसको ट्रांसफर की लिस्ट से हटा देंगे। अब समझ में आई बात? अब क्या कैपिटल गेन लगेगा? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये सेक्शन 47 हमें यही बताता है, ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांसफर। अब बात समझ में आई? ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हम ट्रांसफर मानेंगे ही नहीं। तो जब ट्रांसफर मानोगे ही नहीं तो कैपिटल गेन आएगा कहां से? अब कैपिटल गेन नहीं ना निकलेगा। तो इस लिस्ट में जितनी चीजें आएंगी, कितनी बड़ी लिस्ट है ये देखो, देखते जाओ, देखते जाओ। उड़ी बाबा, अभी और भी है। अरे खत्म नहीं हो रहे, ये यहां तक है, 33 या 33। ये लिस्ट है पूरी, इन आइटम्स को हमें दिमाग में से, और कोई बड़ी बात नहीं है, सब ऐसे उंगली पर आ जाएगी, बशर्ते आप लोग थोड़ा सीरियस होकर के 2 क्लास देखेंगे तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। सेट होने का मतलब, अगर कोई एग्जाम्पल या क्वेश्चन हमारे सामने आया तो हम तुरंत पकड़ लेंगे कि हमारा सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग है। बात समझ में आई? हाँ, तो बस 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 इतना याद रखना है। बाकी अगर ये सेक्शन खत्म हुआ तो उसके बाद तो कैपिटल गेन ऐसे खत्म होगा, एकदम पता ही नहीं चलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन को कवर अप करना। उम्मीद करेंगे नेक्स्ट सेशन और उसके नेक्स्ट सेशन, 2 सेशन हमारे केवल और केवल सेक्शन 47 को ले भी देगा। इसमें ज्यादा टाइम लगता है, बाकी किसी सेक्शन में ज्यादा टाइम नहीं लगता। एक खास बात और जो सबसे मैं बता दूं कि पीजीबीपी की एक खास बात थी, मैंने पहले बोला कि छोटे 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 टुकड़ों में टूटा हुआ है। अगर किसी का एक क्लास छूट जाता था तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे सेशन से वो उस टॉपिक को समझ सकता था। लेकिन इसकी एक खास बात यह है, जहां आपने कोई एक सेशन छोड़ दिया ना, तो फिर अगले क्लास से वो चीज समझ में आनी नहीं। मान लो नेक्स्ट सेशन आपका छूट गया तो आपके सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एक दूसरे सेक्शन से कोरिलेट होते हैं, जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो एक दूसरे से रिलेट करेंगे। तो अगर कोई एक सेशन मिस हो गया तो समझ लो इस कैपिटल गेन की तो वाट लग जाएगी। ठीक है ना? हाँ, तो बस एक हफ्ता इसमें आपको 10 क्लासेस, उम्मीद करते हैं 10 क्लासेस में हम कवर अप करेंगे। थोड़ा जल्दी करेंगे लेकिन हाँ, 10 क्लास आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, 10 से 12 क्लास। ठीक है ना?
कल मिलें। थैंक यू। हाँ बोलिए बोलिए बाबू। अच्छा, जितने लोगों को जाना है पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड पूछ लें। हाँ, किसी को इस टॉपिक से रिलेटेड पूछना है तो वो रुकें, नहीं तो बाकी लोग टाटा बोल सकते हैं। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट बाबू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।